गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑनलाइन एक बार चेक करो वॉइस वीडियो क्लियर है क्या, फटाफट। आज माथा दर्द कर रहा था, सोए तो सोते ही रह गए, फिर देखे 1:22 हो गया अचानक से। उठ के क्या करना होता है, थोड़ा बहुत रेगुलर काम, मुंह धोना वगैरह, फिर आ गए। थैंक यू एवरीवन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे के लिए। आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज मेरा दोस्त का बर्थडे था। हाँ, आज अब नहीं रहे सर्वपल्ली जी, तो उसके लिए हम लोग टीचर्स डे बना लेते हैं। चलिए, अरे सब हमारे दोस्त ही है। सबके सामने मत बोल, फिर उधार मांगने लगेगा लोग। चलो, ये कौन मारवाड़ी मुकियो मुकियो कर रहे हैं उसमें? चलिए, हम लोग लास्ट क्लास एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कशन चालू किए थे और फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात ही कर रहे थे, एसेट। एसेट का डिस्कशन हमने किया था, जस्ट डेफिनेशन, एक एसेट क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे थे, तब तक क्लास कंप्लीट हो गया था। एक बार जो लास्ट क्लास डिस्कस किया था ना, वो मैं लिखवाते हुए रिवाइज करवा रहा हूं, देन वील मूव अहेड इनटू एसेट्स टुडे। ठीक, लिखे एक बार। पॉइंट 1, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये जो मैं डिस्कशन करवाने वाला हूं एसेट लायबिलिटी इक्विटी होगा, उतना बेसिक्स आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्लियर रहेगा। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें पहले से मालूम होगी, आपको उनको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा अगर ये बेसिक अच्छे से क्लियर रहा तो। एसेट का डेफिनेशन मैंने बोला था, एसेट्स आर रिसोर्सेस। एसेट्स आर रिसोर्सेस जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हो। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, owned or controlled by the business entity, owned or controlled by the entity, and number 2, from which future economic benefit is expected to flow to the entity, from which future economic benefits are expected to flow to the entity. Are expected to flow to the entity. अब इस पूरे डेफिनेशन में रिसोर्सेज, ओन्ड, कंट्रोल्ड, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी समझने के लिए। रिसोर्स में भी बताना टैंजिबल, इनटैंजिबल। हम जिस चीज को अपना एसेट बोलेंगे वो टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। टैंजिबल लाइक फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, ये सब टैंजिबल एसेट हो गए। स्टॉक टैंजिबल एसेट हो गए। इनटैंजिबल, नेचुरली इनटैंजिबल्स मतलब दे आर इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह हो गए। राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम अ डेटर, राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम अ डेटर, ये एक इंटैंजिबल ही है। हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर डेटर पैसा नहीं देगा तो उसको लेके आ जाएंगे, या उसका किडनी लेके आ जाएंगे, या उसकी घरवाली को लेके आ जाएंगे। मतलब किसी को लेके नहीं आ सकते। इट इज जस्ट अ राइट टू टेक मनी फ्रॉम द डेटर, क्योंकि हमने उसको कभी माल बेचा था, यही बात है। तो ये सारी चीजें टैंजिबल भी हो सकती है और इनटैंजिबल भी हो सकती है। प्लीज ऐसे मत बोलना सर, डेटर अगर मिस्टर हर्ष है तो टैंजिबल हो गया, डेटर अगर हर्ष प्राइवेट लिमिटेड है तो इनटैंजिबल हो गया। ये बकवास बात है। डेटर इज जस्ट अ राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन फॉर गुड्स गिवन टू हिम, गुड्स सोल्ड टू हिम इन
पास्ट। तो ये जो राइट टू रिसीव मनी है, इट इज जस्ट अ राइट, इट इज एन इनटैंजिबल, इट इज नॉट अ टैंजिबल थिंग। टैंजिबल में मैं फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद मशीन्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारे टैंजिबल है। कैश भी टैंजिबल है, कैश टैंजिबल है, अपने उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो कैश भी टैंजिबल है। ये सारे के सारे टैंजिबल एसेट्स है। तो एसेट जो रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूं वो टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है। इनटैंजिबल मतलब जनरली एसेट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ राइट्स टू द एंटिटी। यहां तक ठीक। इसके बाद मैंने ओन्ड और कंट्रोल्ड के बारे में बात किया था। ओन्ड तो सबको समझ में आता है कि सर वो एसेट हमारा है, हमने ओन कर रखा है, उस पर लीगल ओनरशिप, लीगल हक हमारा है। कंट्रोल वर्ड में दो बात बोला था, तुम्हारे पास राइट है, तुम एसेट को जैसे चाहो वैसे यूज करो, एंड तुम दूसरे को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो फ्रॉम यूजिंग इट। ये मेरे पास कंट्रोल है। अगर मेरे पास कंट्रोल है तो भी अकाउंट्स में मैं एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, मेरे को लीगल ओनरशिप होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद तीसरा वर्ड आया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब उस रिसोर्स से बिजनेस को फ्यूचर में कोई कैश फ्लोज आएंगे, बिजनेस में यूज करके उस एसेट को हम लोग कोई दूसरी चीजें जनरेट करेंगे जिससे हम लोगों को कैश फ्लोज आएंगे। नॉर्मली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की जब भी बात करते हैं ना, हम लोग रोकड़े की बात करते हैं कि भैया बिजनेस में कुछ फायदा होगा। फायदा मतलब ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक, ये स्टॉक से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे आएगा? सर माल बेचेंगे पैसा मिलेगा। मान लो मेरे पास मशीन है, मशीन, सर इससे गुड्स बनाएंगे, उन गुड्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, हाँ या ना? मान लो मेरे पास ये क्लासरूम है, सर क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाएंगे तो पैसा आएगा। तो ये सारा का सारा ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन सम कैश इनफ्लोज इन दी बिजनेस। तो ये अगर किसी एसेट, किसी रिसोर्स में इतनी कैरेक्टरिस्टिक हो तो वो रिसोर्स को मैं अपना एसेट बोल सकता हूं। कल मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ लिए थे जहां मैंने बोला कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी है, कोई खर्चा ऐसा है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, तो भी मैं उसको अपना एसेट बना के रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल दिया था, याद करना, एडवर्टीजमेंट। हमने एडवर्टीजमेंट कराया 5 लाख रुपए का, हमने एक्सपेक्ट किया है कि इस एडवर्टीजमेंट से नेक्स्ट 1 साल तक हम लोगों की सेल 20% बढ़ जाएगी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 20% सेल बढ़ेगा। मेरे पास इस एक्सपेक्टेशन या इस बेनिफिट का कोई कंट्रोल, क्योंकि मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, मैं उसको एसेट बोल के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। या फिर मैंने स्टाफ को ट्रेनिंग दी कि भैया स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाया ताकि स्टाफ और अच्छी तरीके से काम करे बिजनेस में और हम लोग रेवेन्यू जनरेट करें। बट सर स्टाफ के बेनिफिट, स्टाफ का जो स्किल है उसका बेनिफिट लेने पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर स्टाफ बीच में छोड़ के चला गया तो आप कुछ कर, हाँ सर, अगर आपने स्टाफ ट्रेनिंग देने के बाद उसको बाइंड कर दिया कि 2 साल तेरे को टिकना पड़ेगा, तो सर ये ट्रेनिंग का खर्चा आप 2 साल में अमोर्टाइज कर सकते हो, क्योंकि उस चीज का बेनिफिट आपको 2 साल तक मिलेगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग स्टाफ ट्रेनिंग के खर्चे को एसेट बोलकर दिखा नहीं सकते। ये एग्जाम्पल्स याद रहने से ना हम लोग केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे जो हम लोगों को आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पूछा जाएगा। एक बार एक रिवीजन टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं तुमसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, तुम बताना इसका क्या करना चाहिए। फिर रिवीजन टेस्ट पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि हमने एक मशीन खरीदी है, मशीन का वैल्यू है 10 लाख रुपया, ठीक। अब मशीन बनने दी है 10 लाख रुपया, मशीन 6 महीने बाद बन के आएगी। 6 महीने के अंदर अंदर ही क्या हुआ, हमने अपना प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया। होता है ना कभी कभी कोई चीज हम लोग पहले सोचते हैं ऐसे करेंगे, बट अचानक से हम लोगों को थोड़ा इंप्रूव्ड मेथड मिला तो हमने बोला अब ये मेथड नहीं करके हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर मैंने नया प्रोडक्शन मेथड यूज कर लिया तो जो मशीन का ऑर्डर दिया हुआ है वो मशीन मेरे लिए बेकार हो जाएगा। और 31 मार्च को हमने ना डिसाइड कर लिया कि हम नया प्रोडक्शन मेथड लगाएंगे और वो मशीन जो आने वाला है वो बेकार हो जाएगा। तो क्या मैं उस मशीन को एसेट बोल के दिखाऊं? मान लो मैंने उस मशीन के लिए कुछ एडवांस दे के रखा है, क्या मैं उसको एसेट बोल के दिखाऊं? आंसर इज सर अगर लगता है यूज नहीं भी करोगे बट उसको बेच के कुछ पैसा आ सकता है तो उस एक्सटेंट तक आप उसको एसेट दिखा सकते हो। मतलब अगर आप उससे कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हो, सिर्फ यूज करके नहीं, अगर बेच के भी कुछ पैसा आ सकता है, मान ले
मैंने ये सोचा कि भैया ये एसेट यूज तो नहीं होगा, बट जिस दिन आएगा उस दिन लोहे के भाव में बेचेंगे तो 1-2 लाख रुपया उठ सकता है। तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है कि मैं इसको एसेट बोल के दिखा नहीं सकता, दिखा सकता हूं, बट ये 1-2 लाख रुपए पर ही आएगा। अगर 10 लाख रुपया मैंने दे रखा है तो 10 लाख रुपया मैं एसेट में दिखा नहीं सकता। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना, दे आर प्योर बेसिक के क्वेश्चन। सर अगर एसेट में नहीं दिखाएंगे तो फिर इनका होगा क्या? खर्चा बोल के, लॉस बोल के पीएल में दिखाइए। आप इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको इनको करंट ईयर में ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। कोई भी आउटफ्लो का दो हो सकता है काम, या तो वो खर्चा बन के पीएल में जाएगा, लॉस बन के पीएल में जाएगा, या वो एसेट बोल के बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा जिससे हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मैंने एसेट बोल के रख लिया तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जब यूज करेंगे खर्चा बनेगा। और अगर मैंने एसेट बोल के नहीं रखा क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, तो मेरे को फिर उसको लॉस बोल के पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहां तक बात कल डिस्कस की थी, वो बात क्लियर है क्या? ये छोटी छोटी बातें विल हेल्प यू टू सॉल्व केस स्टडीज। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं, बचपन में क्लास 12 तक, फाउंडेशन तक, तुम लोग जब बैलेंस शीट बनाते थे, एसेट्स को वहां पर क्लासिफाई करते थे, कैसे क्लासिफाई करते थे? एक बार तुम लोग अगर एक बैलेंस शीट का एग्जांपल देके बोलेगा तो भी चलेगा। अरे उस पर बात करेंगे, अभी झगड़ा नहीं करके थोड़ा डिस्कस करें। हाँ ओके, तुम वो क्लासिफिकेशन बता रहे मार्शलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये सिंपल पूछ रहा था, बैलेंस शीट में जो एसेट दिखाते थे, क्या क्या एसेट दिखाते थे, एक बार बता दो। सर फिक्स्ड एसेट आता था, इन्वेस्टमेंट आता था, स्टॉक आता था, डेटर्स आता था, बिल रिसीवेबल आता था, कैश बैंक बैलेंस आता था, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम आता था। इस तरीके से दिखाते थे। मतलब हम लोग, हाँ, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गया, तो टेंजिबल एसेट भी आ गए और इंटेंजिबल भी ले लिया, ठीक है, डन, मान लिया। मतलब हम लोग जब बचपन में बैलेंस शीट बनाते थे ना, हम लोग जो एसेट को क्लासिफाई करते थे, हम लोग नेचर वाइज क्लासिफाई करते थे। क्या वाइज? नेचर वाइज, कि उस एसेट से जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है वो कैसे आने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली हम उस एसेट को बैलेंस शीट में क्लासिफाई करके दिखाते थे। जिन एसेट का बेनिफिट यूज करके आएगा, एसेट को यूज करके बिजनेस में, उनको क्लासिफाई करते थे फिक्स्ड एसेट बोल के। जिन एसेट का बेनिफिट फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन, उनको इन्वेस्टमेंट्स बोल के क्लासिफाई करते थे। जिन एसेट को हमने होल्ड कर रखा है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उनको स्टॉक बोल के क्लासिफाई करते थे। जो एसेट मॉनिटरी एसेट्स है, जिनके अगेंस्ट मेरे को पैसा मिलना है अपने किसी डेटर से, अपने किसी जिसको मैंने माल बेचा उससे, वो डेटर बिल रिसीवेबल बोल के क्लासिफाई करते थे। और लास्ट में बोलता था कैश बैंक, ये ऐसे एसेट है जो सारे काम कर सकते हैं। इनसे कोई एसेट खरीदना है, एसेट खरीद लो, कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो, ये सारे काम के लिए फ्री है। अगर तुमको कल एक फिक्स्ड एसेट खरीदने की इच्छा है, फिक्स्ड एसेट खरीद लेना, क्रेडिटर को चुकाना है, क्रेडिटर को चुका देना, लोन का रीपेमेंट करना है, लोन का रीपेमेंट कर देना। ये तो ऐसा एसेट है जो किसी भी चीज में यूज किया जा सकता है। बचपन में हम लोग जब एसेट्स को बैलेंस शीट में सजाते थे ना, हम लोग सजाते थे नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाइज। बचपन में बोलता था मार्शलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, कभी फिक्स्ड एसेट पहले लिख दिया या स्टॉक पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मार्क्स। क्योंकि बचपन में हम लोग जनरली बात करते थे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की, जो बिजनेस छोटे लेवल पे किए जाते हैं, जिनके स्टेक होल्डर्स लिमिटेड होते हैं। बट जैसे जैसे अब हम लोग इंटर लेवल पे कंपनी की बात करेंगे ना, क्योंकि कंपनी का फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से फिक्स्ड है, हम लोगों को जो करना होगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से करना होगा। हम लोग अपने हिसाब से एसेट्स को सजा नहीं पाएंगे। मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एसेट समझने के बाद अब इन एसेट का थोड़ा क्लासिफिकेशन समझते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हो गया जो बचपन में करते थे, नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया एसेट का ऑन द बेसिस ऑफ द क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर कोई एसेट ऐसा है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे को 1 साल के अंदर मिल जाएगा, उनको हम लोग करेंट एसेट्स बोलेंगे।
जिन एसेट का बेनिफिट मेरे को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, उनको हम लोग बोलेंगे नॉन करेंट एसेट। ये बोलते हैं लिक्विडिटी वाइज क्लासिफिकेशन। क्या वाइज क्लासिफिकेशन? लिक्विडिटी वाइज क्लासिफिकेशन, जहां पे हम लोग 2 कैटेगरी बनाएंगे, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, सुनना। जिन एसेट का बेनिफिट मेरे को ईयर के अंदर मिल जाएगा जनरली इंक्लूड्स स्टॉक, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है जितना जल्दी हो उतना जल्दी बेच के हम इसका पैसा ले आएंगे। बिकेगा या नहीं बिकेगा ये श्योर नहीं है, सब एक्सपेक्टेशन है। अगर मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? जल्दी से जल्दी बिके या लेट से लेट बिके? जल्दी से जल्दी बिके। तो हम तो चाहेंगे कल बिक के नक्की हो जाए ताकि और नया माल खरीद के बेचे। तो स्टॉक करेंट एसेट। डेटर्स सर ये वो आदमी है जिनसे पैसा लेना, और जनरली सर इनका पैसा 2, 3, 6 महीने के अंदर ड्यू हो जाता है, कोई 2-5 साल के लिए हम इनको क्रेडिट प्रोवाइड। तो ये जो डेटर्स है, ये डेटर्स हो गए करंट एसेट। मेरे पास अगर कोई कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है जो मेरे लिए लिक्विड है, जो मैं जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं, करंट एसेट हो गया। अगर कोई अक्रूड इनकम है जो मेरे को 2, 3, 4 महीने में रियलाइज हो जाएगा, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट मेरे को 2, 3 महीने के अंदर मिल जाएगा, ये सारे के सारे बन जाएंगे कौन से एसेट? करंट एसेट्स। एज अगेंस्ट दिस नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट, मेरी मशीनरीज, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, जिनको मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मेरे को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट देंगे, जहां पे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल मेरे को बेनिफिट मिलेगा इनके यूज से। या फिर अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद बेचूंगा, अभी इमीडिएटली मेरे को बेचना, जनरली इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, विच आर, अगर मैं इन्वेस्टमेंट हेल्ड करता हूं फॉर ट्रेडिंग, रेगुलर बेसिस पे खरीदना बेचना, तो वो करंट एसेट हो गया। बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं कि करके रखूंगा, जिस दिन अच्छा भाव मिलेगा उस दिन बेचूंगा, और मेरे लिए 2, 3, 4 साल अभी मेरे को इसको रखना, अभी मेरे को इसको इमीडिएटली बेचना, वो आ जाएगा नॉन करंट में। तो हम लोगों को ना करंट, नॉन करंट वाइज भी एसेट्स को क्लासिफाई करना पड़ सकता है। और कंपनी की बैलेंस शीट जब पढ़ने जाएंगे ना, वहां पे आपको यही क्लासिफिकेशन दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी वाइज क्लासिफिकेशन। सर व्हाई दिस लिक्विडिटी वाइज क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी? क्यों सर, पहले वाला जो था उससे काम नहीं चलेगा आपका? मैं बोला नहीं चलेगा। बोला क्यों नहीं चलेगा सर, एक्सप्लेन करो। पहला वाला भी तो ठीक था, आप अपना नेचर वाइज एसेट को दिखा दो। मान ले मेरे बैलेंस शीट में डेटर्स है, डेटर्स 25 लाख रुपए के, जिनमें 2 डेटर ऐसे हैं जिनका अमाउंट 15 लाख रुपया है, जिनको मैंने बोल रखा है जब इच्छा तब पैसा दे देना। क्या बोल रखा है? जब इच्छा तब पैसा दे देना। तुमको क्या लगता है कभी किसी को बोलोगे जब इच्छा तब पैसा दे देना तो वो कब देगा? जल्दी देगा कि लेट से देगा? लेट से देगा। तो अगर मैं नॉर्मल बैलेंस शीट बनाऊं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वाला, तो उसमें तो डेटर 25 लाख एक साथ दिख जाएगा। बट जब मैं एसेट्स को क्लासिफाई करूंगा करंट, नॉन करंट, मैं बताए क्या करूंगा? 25 लाख के डेटर में 15 लाख के डेटर को दिखाऊंगा नॉन करंट, और 10 लाख के डेटर को दिखाऊंगा करंट। इससे क्या फायदा होगा? कोई आदमी अगर मेरे बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहा है, वो ये समझ पाएगा कि भैया डेटर है तो 25 लाख का, बट उसमें 10 लाख ही ऐसा है जिसका पैसा मेरे को 3-4 महीने में मिलेगा, जिससे मैं अपनी करंट लायबिलिटी को पेमेंट कर पाऊंगा। सारा डेटर मेरा रेडिली रियलाइजेबल नहीं है। आप जब रेशियोज कैलकुलेट करोगे, लिक्विडिटी कैलकुलेट करोगे, सॉल्वेंसी चेक करोगे, आपको ये सब चीजें काम आएंगी, जहां पर आपको पता चलेगा कि आपके पास करंट एसेट है या नहीं अपनी करंट लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। अगर मान लो आपने किसी को लोन दे रखा है, लोन दे रखा है 50 करोड़ रुपए का, और आपने उसके साथ टर्म्स कर रखा है 5 साल बाद रीपेमेंट करना। कितने साल बाद? 5 साल बाद। अगर आप नॉर्मली लोन गिवन 5 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया दिखाओगे तो एसेट साइड में दिखेगा। अगर मैं इसको प्रॉपरली क्लासिफाई कर दूंगा नॉन करंट में, तो लोगों को पता चलेगा ये एसेट तो है, साथ ही साथ इसका पैसा अभी नियर फ्यूचर में नहीं आएगा, इसका पैसा लेट से आएगा। तो जब मैं अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एनालाइज करूंगा, तब मैं उस लोन को अपर नॉन करंट में कंसीडर करूंगा, मैं करंट में उसको कंसीडर। हम लोगों को यह भी तो एनालाइज करना पड़ेगा ना, बिजनेस अपने कमिटमेंट्स टाइम टू टाइम मीट कर पाएगा या नहीं, और वो टाइम टू टाइम मीट करने के लिए बिजनेस के पास एडिक्वेट करंट एसेट होने चाहिए, जिससे वो अपनी करंट लायबिलिटीज को टाइम टू टाइम पेमेंट कर दे। ये चीज पहले नहीं होती थी, बट जैसे ही यूएस में
बबल्स आए, डिप्रेशंस आए, वो बैंक्स फेल होने लग गए बिकॉज ऑफ देयर लोन्स गिवन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जहां पे लोन दिया हुआ था प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के दाम गिरे, लोगों ने लोन चुकाना बंद कर दिया। अब बैंक के पास है तो बहुत बड़ा एसेट प्रॉपर्टी का, बट वो प्रॉपर्टी वाला एसेट ऐसा है जिसको बैंक अभी रियलाइज, तो बैंक के डिपॉजिटर दरवाजे पर आके खड़े हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। बैंक बोल रहा है पैसा है नहीं, प्रॉपर्टी है, लेना है क्या? तो बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे एसेट ही नहीं थे जिससे वो अपने रेगुलर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। अगर बैंक की बैलेंस शीट मेरे को ये बताने में सक्षम नहीं है कि हम अपनी रेगुलर लाइबिलिटीज को पे कर पाएंगे या नहीं, तो बैंक की बैलेंस शीट क्या है? बेकार है। इसीलिए हमारा शेड्यूल 3 अब बनाया गया, जो बोला कि जब भी आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में दिखाओगे ना, यू विल हैव टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, दैट इज करेंट एंड नॉन करेंट। तो बचपन में तुमने क्लासिफिकेशन सीखा था क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बेनिफिट। अब हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, जहां पे हम लोग करेंट एंड नॉन करेंट की बात करेंगे। यानी हम लोग एसेट्स को नेचर वाइज तो क्लासिफाई करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोगों को यह भी बताना पड़ेगा इनका पैसा मेरे को जल्दी मिल जाएगा कि इनका पैसा मेरे को लेट से मिलेगा। ये बताने से मेरा रियल एसेट का पोजीशन क्या है बैलेंस शीट देखकर आपको समझ में आएगा और आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे एज अगेंस्ट नेचर वाइज जैसे क्लासिफाई करते थे उससे। इसीलिए हम लोग ये नॉन करंट करंट का क्लासिफिकेशन शेड्यूल 3 में सीखेंगे। और एक क्लासिफिकेशन है हम लोग सीखेंगे आगे, मॉनिटरी एसेट्स एंड नॉन मॉनिटरी एसेट। क्या एसेट्स? मॉनिटरी एसेट्स एंड नॉन मॉनिटरी एसेट्स। मॉनिटरी एसेट में एग्जांपल देता हूं, समझ में आने लग जाएगा। कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इनकम्स, ये सब मॉनिटरी एसेट्स है। लोन्स गिवन, मॉनिटरी एसेट। मॉनिटरी एसेट मतलब ऐसे एसेट जो या तो कैश बैंक बैलेंस है या फिर ऐसे एसेट है जिनको मेरे को फ्यूचर में रिसीव करना इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द अमाउंट इज फिक्स्ड। अमाउंट इज फिक्स्ड। तो अगर मैं डेटर्स की बात करूं, बताओ डेटर कैसा एसेट है? इसका फ्यूचर में जो रियलाइजेशन होगा वो कैसे होगा? कैश में रियलाइजेशन होगा और इसका अमाउंट फिक्स्ड है। डेटर मॉनिटरी एसेट है। अगर मैंने किसी डेटर पे बिल रिसीवेबल ड्रॉ कर रखा है तो इसका पैसा फ्यूचर में कैसे आएगा? रियलाइजेशन कैश में होगा और इसका अमाउंट भी फिक्स्ड है। अगर मैंने किसी को लोन दे रखा है तो इसका फ्यूचर में रियलाइजेशन कैसे होगा? कैश में और अमाउंट भी फिक्स्ड है। ये सब एसेट्स को हम लोग बोलते हैं मॉनिटरी एसेट्स। मॉनिटरी एसेट्स आर दोज एसेट जो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होके आपके पास आएगा। और नॉन मॉनिटरी एसेट ऑन द अदर हैंड एग्जांपल में बी एसेट लाइक फिक्स्ड एसेट, कि सर ये एसेट ऐसा है जो फ्यूचर में डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, इसके यूज से पहले क्या बनेगा? गुड्स बनेगा। वो गुड्स बिकेगा तब क्या आएगा? कैश आएगा। गुड्स से भी डेटर आएगा, डेटर से कैश आएगा। तो मतलब ये ऐसा एसेट है विच विल नॉट बी रियलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये ऐसे एसेट्स है जिनको हम लोग मनी के टर्म्स में डायरेक्टली रियलाइज नहीं करेंगे। इनसे पहले गुड्स बनाएंगे, फिर गुड्स को बेचेंगे, गुड्स बेचने से डेटर क्रिएट होगा, फिर उस डेटर से हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केसेस लाइक जब आप ये क्लासिफिकेशन करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एक ब्रांच है, वो ब्रांच है यूएसए में। अगर मेरा यूएसए में ब्रांच है तो वो सारा ट्रांजैक्शन किस में कर रहा है? डॉलर्स में कर रहा है। जब ईयर एंड पे मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरे को उस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना होगा। अगर कोई मॉनिटरी एसेट है जिसका रियलाइजेशन कैश में होने वाला है, वो मॉनिटरी एसेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं आज के दिन जो क्लोजिंग रेट है उस पे। क्यों? क्योंकि ये मॉनिटरी एसेट कैश के रूप में आएंगे और इस कैश को मेरे को कन्वर्ट करा के रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो रेट का चेंज होगा वो रेट का चेंज मेरे एसेट की वैल्यू को इंपैक्ट करेगा। अगर मेरे पास डेटर है $20,000 के और यूएस डॉलर का रेट चेंज कर रहा है तो क्या इससे मेरे को इंपैक्ट होगा? बिल्कुल होगा। बट अगर मेरे पास फिक्स्ड एसेट पड़ा है तो डॉलर कुछ भी हो यार, फिक्स्ड एसेट से पहले तो क्या बनेगा? गुड्स बनेगा। गुड्स बन के बिकेगा ना, डायरेक्टली तो फिक्स्ड एसेट कैश में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो हम लोग जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अगर कोई ऐसे एसेट है जो डिनोमिनेटेड है इन अदर करेंसी, हमको उसको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। उस समय हमको ध्यान रखना पड़ता है कौन से एसेट मॉनिटरी है। मॉनिटरी एसेट होंगे तो उनके डॉलर के फ्लक्चुएशंस मेरे को इफेक्ट करेंगे, नॉन मॉनिटरी है तो उनका कोई फ्लक्चुएशन मेरे को इफेक्ट। प्लस नॉन मॉनिटरी आपको हेल्प करता है टू जज द नेचर ऑफ एसेट्स।
जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे इंटैंजिबल एसेट क्या होता है, तो इंटैंजिबल एसेट का डेफिनेशन बोलता है इंटैंजिबल एसेट्स आर आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी एसेट्स। नॉन मॉनिटरी मतलब कोई भी ऐसा एसेट विच विल बी रियलाइज्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट एन इंटैंजिबल एसेट। इसीलिए मैंने बोला डेटर इंटैंजिबल एसेट नहीं है, डेटर एक राइट है, बट वो इंटैंजिबल एसेट जो है ना, फिक्स्ड एसेट वाला इंटैंजिबल, उसमें वो कवर नहीं होता है। मैंने डेटर को जब बोला था तो मैंने आपको क्या बोला था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट टू रिसीव मनी। इसको नॉर्मली इंटैंजिबल बोल सकते हैं, बट वो जो इंटैंजिबल एसेट होता है ना, फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल, वो इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट में नहीं आएगा डेटर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मॉनिटरी है, जबकि इंटैंजिबल एसेट क्या होता है, नॉन मॉनिटरी होता है। जैसे अगर मेरे पास पेटेंट है, तो पेटेंट का बेनिफिट मैं कैसे लूंगा? सर उस पेटेंट को यूज करके हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उन गुड्स प्रोड्यूस को सेल करेंगे तब पैसा आएगा। तो पेटेंट डायरेक्टली कैश में रियलाइज नहीं होगा, पेटेंट से तो मैं बिजनेस करूंगा जिससे मेरे को बेनिफिट आने वाला है। तो ये क्लासिफिकेशन भी एक क्लासिफिकेशन हो सकता है जहां पे एसेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर में उसका बेनिफिट कैसा आएगा, क्या वो डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट होगा या कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, अक्रूड इनकम, लोन्स गिवन, ये ऐसे एसेट है जो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होके आएंगे, जिनका वैल्यू फिक्स्ड है। ये सब मॉनिटरी। बाद बाकी सारे एसेट क्या हो गए, नॉन मॉनिटरी। क्वेश्चन अराइज है, सर मान लो हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनीज के शेयर्स में। अगर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सर ये मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी? डेफिनेशन में डालो, क्या इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों को कैश में रियलाइज होगा? जनरली इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो कैश में रियलाइज होगा, और इन्वेस्टमेंट का करेंगे क्या, बट उसका अमाउंट फिक्स्ड। तो अगर कैश में रियलाइज होगा बट अमाउंट फिक्स नहीं है, तो मैं मॉनिटरी नहीं बोल सकता, ये अभी भी क्या है, नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी एसेट थोड़े रिस्की होते हैं, मॉनिटरी एसेट थोड़े कम रिस्की होते हैं, क्योंकि उनसे क्या बेनिफिट आने वाला है वो मेरे को सर्टेनली पहले से पता रहता है। अगर मैंने कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, डिबेंचर, और मैंने सोच रखा है जिस दिन कंपनी फ्यूचर में पैसा देगी उसी दिन पैसा लेंगे, हम बीच में मार्केट में नहीं बेचेंगे, तो सर मॉनिटरी हो जाएगा। क्योंकि सर ये डिबेंचर आप फ्यूचर में कंपनी से कैश में रिकवर करोगे, और वो कैश का अमाउंट आज ही पता है, क्योंकि जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है वो बता देती है हम फ्यूचर में कितने रुपए में रिडीम करेंगे। बट मान लो सर हमने डिसाइड कर रखा है हम लोग ना मार्केट में बेच के पैसा लाएंगे, हम लोग इसको 5 साल तक होल्ड नहीं करेंगे, साल भर में हम लोग मार्केट में बेच देंगे, तो फिर वो नॉन मॉनिटरी हो जाएगा, क्योंकि उससे कितना रुपया आना है किसी को पता। ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का क्लासिफिकेशन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ये फिक्स्ड एसेट का बेनिफिट कैसे आएगा और वो कितने एक्सटेंट तक हमारे लिए रिस्की है। मॉनिटरी एसेट आर जनरली लेस रिस्की। क्यों लेस रिस्की? हमको पता है उनका बेनिफिट कितना होने वाला है। नॉन मॉनिटरी एसेट आर थोड़ा सा रिस्की क्योंकि उनका बेनिफिट में फ्लक्चुएट। जैसे मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, ये स्टॉक बिकेगा तो कैश आएगा मानता हूं, बट किस दाम में बिकेगा वो पता। तो जब मैं स्टॉक की वैल्यूएशन करता हूं मैं प्रूडेंट रहता हूं, प्रूडेंट रहकर वैल्यू करता हूं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्योंकि मेरे को डर लगता है कि भैया ये स्टॉक फ्यूचर में बिक के घर पे प्रॉफिट ला पाएगा भी या नहीं। हो सकता है अभी दाम चल रहा है 105 रुपया बट फ्यूचर में बिके 98 रुपीज में, तो अगर मेरे को ऐसा कोई आशंका है तो मेरे को वैल्यू करते समय उसको कंसीडर कर लेना चाहिए, क्योंकि नॉन मॉनिटरी एसेट है तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा क्योंकि उसका बेनिफिट फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड एसेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सारे एसेट का जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना, हम लोगों को थोड़ा प्रूडेंस रह के वैल्यू करना पड़ता है, बिकॉज हो सकता है जितना बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में उतना बेनिफिट नहीं आए। हम लोग फिक्स्ड एसेट को जब वैल्यू करते हैं कॉस्ट से डेप्रीसिएशन लेस करते हैं। मान ले 100 रुपया में खरीदा, इस साल 10 का डेप्रीसिएशन, कितने पे वैल्यू होगा बैलेंस शीट में? 90 रुपए पर। बट मान ले ईयर एंड पे जाके मेरे को लग रहा है इसमें 70 से ज्यादा बेनिफिट आना नहीं है बुक वैल्यू 90 बट मेरे को लग रहा है 70 से ज्यादा बेनिफिट नहीं आएगा, तो क्या मेरे को 90 पर दिखाना चाहिए? नहीं सर, आप इसका बेनिफिट एस्टिमेट कर रहे हो 70, तो आपको 70 पर ही दिखाना चाहिए। जो 20 एक्स्ट्रा है उसको लॉस बोल के राइट ऑफ कर दीजिए, उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करने का दरकार। मॉनिटरी एसेट में इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन दिस रिस्क, बट नॉन मॉनिटरी एसेट में इट इज डिफिकल्ट, इसीलिए वहां पर प्रूडेंस का यूज होना ज्यादा जरूरी है। जब हम लोग एक एक एसेट के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, AS2, बचपन में इन्वेंट्री सीखा, इन्वेंट्री वाला AS हमारा फर्स्ट AS होगा क्योंकि तुमने इन्वेंट्री ऑलरेडी पढ़ रखा है। इन्वेंट्री को जब वैल्यू करते हैं बचपन में एक फॉर्मूला सिखाया था, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। 100 रुपया में खरीदा,
सर ईयर एंड पे मेरे पास 100 रुपया वाला इन्वेंट्री बाकी है, मेरे को लग रहा है सर ये नेक्स्ट ईयर बेच के 95 घर पे लेके आएगा, 95 घर पे लेके आएगा, तो आई रिकॉर्ड इट एट, आई रिकॉर्ड नहीं, आई मेजर इट एट 95, और जो 100 और 95 में 5 रुपए का डिफरेंस आया वो 5 रुपया मैं लॉस बोल के दिखाऊंगा। क्यों लॉस बोल के दिखाऊंगा? क्योंकि सर ये बेनिफिट मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है, मैंने खर्चा किया है बट मेरे को लगता है ये 5 रुपए का बेनिफिट मेरे को आने वाला, ये तब ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज ये नॉन मॉनिटरी एसेट है, इसका बेनिफिट फिक्स्ड नहीं है। तो मैंने 3 क्लासिफिकेशन तुमको दिए। पहला क्लासिफिकेशन दिया नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो बचपन में तुम जानते थे पहले से। दूसरा क्लासिफिकेशन दिया करंट नॉन करंट। तीसरा क्लासिफिकेशन दिया मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। सुन, अभी मैं ना इनके डेफिनेशंस नहीं लिखाऊंगा तुमको, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये सारी चीजें वापस घूम घूम कर आएंगी, जब आएंगी तब प्रॉपरली डेफिनेशन लिखाएंगे। अभी सिर्फ समझते हुए चलो कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं, जब पढ़े तो ऐसा ना लगे कुछ नया आया। अगर एक बार समझ में आ गया तो जब पढ़ेंगे ना उस समय डेफिनेशन, तो तुमको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, हाँ उस दिन ये बात हुआ था, ऐसा होगा। तो अभी मैं डेफिनेशन लिखवाने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि करंट नॉन करंट मेरे शेड्यूल 3 के चैप्टर में पूरा अलग से आएगा, जिसमें मेरे को 1 घंटा डिस्कशन अलग से करना है। नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1126 में आएगा, जहां पे मेरे को 1 घंटा अलग से डिस्कशन करना है, क्योंकि वहां डिस्कशन करना है, इसीलिए मैं अभी लिखवाने का काम नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ समझा दिया कि एसेट को हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कौन सा क्लासिफिकेशन चलता था बैलेंस शीट में? नेचर वाइज। नेचर वाइज कंपनी में कौन सा चलेगा? लिक्विडिटी वाइज, करंट नॉन करंट, फिर उसके अंदर नेचर। मतलब यहां पे डबल क्लासिफिकेशन होगा, पहले करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन, उसके अंदर नेचर वाइज क्लासिफिकेशन। वो नेचर वाइज तुमको एसेट दिखाना होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना, इनटेंजिबल एसेट कितना, इन्वेस्टमेंट्स कितना, ट्रेड रिसीवेबल कितना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, इन्वेंट्री कितना, ये नेचर वाइज भी दिखाना होगा। बट नेचर वाइज करने से पहले तुमको 2 क्लासिफिकेशन करना होगा, करंट एंड नॉन करंट। And that will be important because that will help you to analyze the balance sheet of the company so as to understand कि कंपनी अपना कमिटमेंट्स फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब बोलो। बिल्कुल नहीं, बट वो क्या अल्टीमेट बेनिफिट है उसका, और कोई बेनिफिट नहीं। तुम छठे जन को नहीं दे पाओगे, 7वें को नहीं दे पाओगे, 8वें को नहीं दे पाओगे, तो क्या ये बेनिफिट यहां पे खत्म हो गया कि इसका बेनिफिट कुछ और भी हो सकता है? तो ये जो तुम बोले ये ऐसा नहीं है फिक्स्ड अमाउंट है। तुमने 5 जन को दे रखा है, मैं अगर 10 जन को दे दूं, जैसे डोमिनोज का फ्रेंचाइजी राइट्स, जुबिलेंट फूड लिमिटेड जानते हो, अभी बहुत ही खराब परफॉर्म किया है कुछ दिनों में। कोविड से पहले के पीरियड में ये जुबिलेंट फूड लिमिटेड एक ऐसा कंपनी था जो शेयर में हाथ लगाएगा वो पैसा ही पैसा कमाएगा। इंडिया के जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स है, इंडिया का जितना भी बड़ा डोमिनोज वगैरह जैसा है, वो इसके पास राइट्स है इंडिया में फ्रेंचाइजी देने का। अब ये जुबिलेंट फूड लिमिटेड अगर डोमिनोज का फ्रेंचाइजी बांटेगा तो वो फ्रेंचाइजी बांट के पैसा कमाता है, बट वो फ्रेंचाइजी नॉन मॉनिटरी एसेट है। 2 रीजन बोल रहा हूं। पहला, ऐसा थोड़ी है जितने को बांटा उतने को ही बांट सकता हो, तो और भी बांट सकता है। नंबर 2, बहुत रिस्की है। आज तेरे को मिल रहा है 5 करोड़ रुपया, अगर मान ले उसी के टक्कर में कोई और आ गया तो हो सकता है डोमिनोज का फ्रेंचाइजी करोड़ रुपया में ही बिके। इसका लाइफ तो 10 साल, 15 साल, 20 साल है। अब 20 साल के लाइफ में क्या चेंजेस होगा वो किसी को पता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं देयर इज अ मैटर ऑफ रिस्क, दिस इज सब्जेक्ट टू रिस्क। आज लग रहा है पैसा आ जाएगा, बट फ्यूचर में कितना आएगा किसी को पता नहीं है। इनको नॉन मॉनिटरी बोलते हैं। वहीं डेटर्स में देख, डेटर्स में हमने 50,000 का माल बेचा तो कॉन्ट्रैक्चुअली फिक्स्ड है 50,000। अब वो 3 महीने में दे, 6 महीने में दे, वो देगा कितना? 50,000। बिल्कुल हो सकता है, बट क्या वो इंटरेस्ट भी पहले से फिक्स्ड है? पहले से फिक्स्ड है ना कि हमको इतना मिलेगा। बिल्कुल। क्या बिल्डिंग का एक ही यूज है? हम लोग कभी भी बिजनेस को देखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं तो सिर्फ करंट पोजीशन को नहीं देखते, आगे के फ्यूचर बेनिफिट्स को भी देखना पड़ता है टू मेजर द एसेट। हम लोग बिल्डिंग को आज रेंट पर दे रहे हैं, कल इस जगह मान ले मेरे कारण नहीं, ये लोकेलिटी में ऐसा कुछ हो गया कि यहाँ पे अब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, बोलता अब बच्चा सारा बोल रहा हम लोग पार्क स्ट्रीट में पढ़ेंगे।
बोलेगा कि हमको यहां पे पढ़ना ही नहीं, हमको मार्कशीट में, हर चीज का समय होता है। तो क्या तुम ओवर द लाइफ ऑफ बिल्डिंग हर साल तुम यही एक्सपेक्ट करोगे इतना ही आएगा? नहीं, वो टाइम टू टाइम वैल्यू विल चेंज, टाइम टू टाइम द रियलाइजेशंस विल चेंज, एंड दैट फॉर दैट रीजन हम लोग बोलते हैं ये एसेट रिस्की है। रिस्की मतलब इन द सेंस इस, बिल्कुल हो सकता है। एक सेकेंड, कोई भी एसेट से लॉस तो हो ही सकता है, वो तो किसी एसेट में भी, अब तेरे पास कैश है, कैश चोरी भी तो हो सकता है, वो रिस्क अलग चीज, अलग टाइप का रिस्क हो गया। बट ये इनहेरेंट रिस्क है बिल्डिंग में, कि जो आज तू कमा रहा है ये मत सोच कि 10 साल तक तू उतना ही कमाएगा, हो सकता है कि 5 साल बाद इससे कुछ कमाई ही। सेम फॉर मशीन, मैं आज प्रोडक्ट बना रहा हूं, कुछ कमा रहा हूं, 2 साल, मेरा मशीन का लाइफ 5 साल है, मान ले 2 साल में साला प्रोडक्ट ही बंद हो गया, तो अगर प्रोडक्ट ही बंद हो गया तो मशीन से जो बेनिफिट एक्सपेक्ट करता था आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। कहीं कॉन्ट्रैक्चुअली फिक्स्ड नहीं है, मैंने किसी के ऊपर ऐसे तलवार नहीं रखा कि भैया तेरे को ये देना ही पड़ेगा। नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। अब बॉन्ड्स वगैरह तू देख, तू क्या करना चाहता है? क्या तू इसको मार्केट में बेचना चाहता है इन द नियर फ्यूचर, या तू इसको रख के रखना चाहता है और पैसा सीधा इश्यूअर से लेगा? अगर पैसा इश्यूअर से लेगा तो मॉनिटरी, पैसा बीच में मार्केट में बेचेगा तो नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी, बैंक का फिक्स डिपॉजिट्स मॉनिटरी। अभी पहले ये देखो तुम्हारे लिए वो ब्रांड एसेट है भी या नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अगर मैंने ब्रांड खरीद लिया है और वो ब्रांड से मैं यूज करके माल बेच रहा हूं, ये नॉन मॉनिटरी है, क्योंकि आज बिक रहा है कल बिकेगा या नहीं बिकेगा उसका कोई सर्टेनिटी, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट कि वही आपको इतना रुपया फिक्स हर साल देगा ही, वो कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट उस केस में नहीं है, तो वो नॉन मॉनिटरी एसेट है। पहले बता, एसेट के 3 क्लासिफिकेशन क्लियर है? थोड़ा सा ना फाउंडेशन से इंटर में लेवल एलिवेट करने की सोचनी है। ये जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, इन वर्ड्स पर थोड़ा सा कमांड लेके आना है, आगे जब करेंगे तो और आएगा। अभी भी ये वर्ड्स दिमाग में रखो, क्योंकि ये सारी चीजें अब तुमको देखने मिलेगी लाइफ में, ये सब चीज अब तुमको रेगुलर बेसिस पे देखना पड़ेगा, तो इन सब वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो मैं अगर पॉइंट बी लिखूं, पॉइंट 2, कुछ बच्चे बात कर रहे हैं बीच बीच में, बात मत कर। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एक हो गया नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाइज। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को शॉर्ट में मैं FEBs लिख रहा हूं, FEB और छोटा s, बेनिफिट्स। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे फिक्स्ड असेट, इनका बेनिफिट कैसे आता है बिजनेस में? यूज करके। इन्वेस्टमेंट्स, इनका बेनिफिट कैसे आता है? इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड। बेच के जरूरी नहीं है, हम लोग इंटरेस्ट कमाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, रिटर्न्स कमाना है, अब वो रिटर्न्स में इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, माल बेच के कैपिटल एप्रिसिएशन भी आता है, सब आता है। स्टॉक, बोलो कैसे आएगा बेनिफिट? सेल करके। फिर उसके बाद डेटर्स, रियलाइजेशन इन कैश, कैश एंड बैंक, लिक्विड है बट इससे क्या कर सकते हैं? परचेजिंग अदर एसेट्स, परचेजिंग अदर एसेट्स, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये हर चीज में यूज किया जा सकता है। इसको मोस्ट लिक्विड एसेट माना जाता है, रेडिली अवेलेबल है, तेरे को अभी जो करना है वो कर सकता है इससे। तेरे पास 6,000 रुपया है तो तू फ्लाइट की टिकट भी कटा सकता है, ट्रेन में भी जा सकता है, कलकत्ता भी घूम सकता है। बस 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 राम बस, बस राम बस। FEB के साथ S लिखा हुआ है, छोटू। परचेजिंग अदर एसेट्स और रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। देखो एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, आप लोग आंसर करना।
सर मान लो एक एसेट है मेरे पास, इन्वेंट्री का एग्जाम्पल लेता हूं, कॉस्ट था 100 रुपया, 31 मार्च बैलेंस शीट डेट पर मैंने इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेट किया, मेरे को लगा एनआरवी 98 है। तो आप इसको किस वैल्यू पे मेजर करोगे? सर अगर प्रूडेंट रह के बात करें तो 98 पे मेजर करना चाहिए, क्योंकि मेरे को बेनिफिट ही 98 का आएगा। हमने कल बात की थी कि हम लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हम हमेशा प्रूडेंट रहेंगे, रिलायबिलिटी के लिए प्रूडेंट जरूरी है। अब मान लो सर क्या हुआ, ये स्टॉक मेरे पास नेक्स्ट ईयर भी रह गया, माल बिका नहीं, बट सर नेक्स्ट ईयर एंड में वैल्यू ना इसका एनआरवी एस्टिमेट किया 99 हो गया। 100 से कितना पे लेके आए थे? 98, इन एंटिसिपेशन की 98 आएगा, रियलाइज होगा। नेक्स्ट ईयर एंड में उसका एनआरवी बढ़ के 99 हो गया। तो बच्चा पूछ रहा है सर क्या करना चाहिए? सर 99 पर वैल्यू कीजिए, लॉस को रिवर्स कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम, बट मैं 100 से ऊपर जाने नहीं दूंगा, मैं 100 से ऊपर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि कॉस्ट तो 100 था, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। 100 रुपए से ऊपर मैं इन्वेंट्री दिखाने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे पॉकेट से इन्वेंट्री को अक्वायर करने के लिए 100 लगा था। बट अगर 100 से तुमने नीचे वैल्यू किया 98, नेक्स्ट ईयर जाके उसका वैल्यू वापस 99 हो गया, तो मैं बोलूंगा जो लास्ट ईयर 2 का लॉस एंटिसिपेट किए थे ना, उसमें 1 का लॉस कम कर दो, 1 रुपया का रिवर्स कर दो लॉस, ताकि हमारा इन्वेंट्री सही वैल्यू पर आ सके। आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है इन दी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2500 में खरीदा हुआ था, मान लो ईयर एंड पे मार्केट प्राइस गिर के 2400 हो गया, किस पर वैल्यू करना चाहिए? 2400, प्रूडेंट रहकर 2400 पे वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी वो आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है, मार्केट प्राइस बढ़ के 2600 हो गया, तो सर हम लोग जो 100 का लॉस लिखे थे ना, वो लॉस रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अब वो लॉस होने वाला नहीं है। तो अगर कभी कोई लॉस राइट ऑफ किया था और तुमको फ्यूचर में जाके लग रहा है नहीं सर बेनिफिट आ जाएगा, तो वो लॉस को रिवर्स किया जा सकता है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। क्योंकि हमको ना ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। अब ये मत बोलना सर ये तो प्रूडेंस के अगेंस्ट हो गया ना, आप तो प्रॉफिट दिखा दिए। प्रॉफिट नहीं दिखाया, पुराना जो गलत लॉस लिखा था उसको खत्म किया। मैंने कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया, मैंने तो 2500 पे दिखाया ना, 2600 पे दिखाता ना तो तुम मेरा उंगली पकड़ लेना कि सर गलत बात है। बट मैंने तो उसका गलत जो लास्ट ईयर लॉस लिखा था 100 रुपया, उसी लॉस को रिवर्स किया है कि भाई वो गलत इंफॉर्मेशन चली गई थी, ऐसा कुछ अब नहीं है। तो वो लॉस रिवर्स किया जा सकता है, इस पे कोई टेंशन नहीं। AS2 भी अलाउ करेगा, AS10 भी अलाउ करेगा, AS13 भी अलाउ करेगा। सर AS बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 2 स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्रीज, 10 स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, जिसको हम लोग मशीन बोलते हैं, और 13 स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ये सारे एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अलाउ करते हैं कि पुराने लिखे गए लॉस को आप रिवर्स कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? बोल भाई। वापस बोल एक बार। मतलब आप जो बोले कि जो लास्ट ईयर में लॉस हो गया, मतलब तो 100 रुपया आपने राइट ऑफ किए, तो नेक्स्ट ईयर में अब 100 रुपया बढ़ गया, तो लॉस को रिवर्स कर देंगे, लेकिन एसेट 2500 पे ही आएगा। नेक्स्ट ईयर भी रिकॉर्ड 2500। हाँ, उसको मेजर 2500 पे करके बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। मतलब इस साल मैंने एंट्री किया होगा, सुनना एक बार एंट्री बताना। इन्वेस्टमेंट खरीदा था 2500 में, 2500 बोल रहा हूँ, सॉरी थोड़ा हिंदी का आदत है। एक बच्चे ने मेरे को कंप्लेन किया था, सर आप फिगर्स इंग्लिश में बोलना। 2500 एक बच्चे ने बोला, सर वी आर फ्रॉम नेपाल, हमको 2500 नहीं समझ में आता है, सो आई एम वेरी सॉरी। अरे वो आदत वैसा है, और वो नेपाल का बात नहीं है, यहाँ हमारी दीदियों को भी नहीं समझ में आता है। कौन कौन सी सच सच बताना। जैसे मैं बोला 85, व्हाट इज 85? हम दीदी लोग बोला, तुम लोग लड़का लोग तो छोड़ता नहीं है कोई चांस, तुम बोला सबसे पहले। तो बहुत जन को प्रॉब्लम होता है। आई ट्राई नॉट टू यूज हिंदी, ठीक है, व्हेन आई टॉक इन नंबर्स। 2500 में मैंने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। एक बार इन्वेस्टमेंट जब किया तब जर्नल एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी मैं इस पर आने वाला हूं, जर्नल्स पर आने वाला हूं। इन्वेस्टमेंट्स टू बैंक मानते हैं, कोई भी एसेट परचेज किया तो जर्नल एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक 2500 पे रिकॉर्ड कर लिया। अगर ईयर एंड तक कुछ भी ना बोलूं और ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास अगर रहे,
तो ये इन्वेस्टमेंट एसेट होने के कारण मेरी बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आएगा? सर जो 2500 पे रिकॉर्ड किया था उसी पे दिखा लीजिए, कुछ सोचने का दरकार। बट ईयर एंड पे रिलायंस के शेयर का प्राइस हो गया 2400, तो प्रूडेंस के हिसाब से मेरे को उस 2500 को 2400 पर लाना होगा। अगर मैं एसेट की वैल्यू कम करूंगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करना होगा 100, डेबिट क्या होगा? पीएल। तो मैं एक जर्नल एंट्री पास करूंगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज, यस और नो। नेक्स्ट ईयर जाके प्राइस वापस बढ़ के 2500 पर आ गया ईयर एंड पे, तो जो लास्ट ईयर एंट्री किया था पीएल टू इन्वेस्टमेंट, उसको रिवर्स करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, और इससे मेरा 100 रिवर्स करते ही मेरा इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे आ गया? 2500। बट मैं 2600 पर नहीं ले जा पाऊंगा, ये मेरे कॉस्ट प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कोई भी एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, उससे ज्यादा वैल्यू पर नहीं होगा, और अगर करते भी हो तो उसका प्रॉफिट पीएल में नहीं जा सकता। एक एसेट के लिए ऐसा अलाउड है, फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड बिल्डिंग के लिए अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, बट वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो के भी जो प्रॉफिट आएगा ना, दैट वोंट गो टू पीएल। बचपन में सिखाया था, अगर फिक्स्ड एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हो, द प्रॉफिट विल गो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखा नहीं सकते। दैट इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट? अनरियलाइज्ड। ऐसे तो प्रूडेंस अगेंस्ट होता है, बट बोलते हैं कि एसेट को अगर सही वैल्यू पे दिखाना है तो मेरे को उसको प्रॉपरली रीवैल्यू करना पड़ेगा। ये सिर्फ फिक्स्ड एसेट में अलाउड है, इन्वेस्टमेंट्स में अलाउड नहीं है, इन्वेंट्री में अलाउड नहीं है, इनटैंजिबल एसेट्स में अलाउड नहीं है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अलाउड है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कुछ कुछ एसेट्स ऐसे हैं लाइक बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा, जिनमें अपवर्ड वैल्यू बढ़ने के चांसेस होते हैं, और उनको अगर सही वैल्यू पे दिखाना है तो मेरे को उनको रियल वैल्यू पे लाने के लिए वो रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। हम लोग ना इन्वेस्टमेंट के केस में वो काम नहीं करते, हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस के अगेंस्ट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वाला एएस बोलता है प्रॉफिट को बुक करना पीएल में। मैं पीएल में प्रॉफिट बुक करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी तक कमाया 2500 से 2600 हो जाना डज नॉट मीन यू हैव अर्न्ड प्रॉफिट। लोग शेयर मार्केट में नुकसान क्यों करते हैं? जब शेयर का भाव बढ़ता है तो मनी मन खुश होते हैं, 100 का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट। बेचते हैं नहीं, रुक जा और बढ़ेगा, रुक जा और बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आता है पता नहीं अचानक से वो 2400, 2200 पर, 2100 पर, 2000 पर आ जाता है, तो भी वो लोग ठीक है कोई बात नहीं फिर बढ़ेगा, चिंता मत कर। वो 2200 से 1800 हो गया, अरे अभी भी बढ़ेगा, चिंता मत कर। वो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो लालच को मन में रख के किसी चीज को लेट गो करना शेयर मार्केट में तुमको खड़ा रख सकता है, कि अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है और कोई शेयर 20% से बढ़ गया है तो उसको छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि आज तो बढ़ गया, कल वापस आ गया अपनी औकात पे तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में बढ़ता है ना दाम, बेचते नहीं है, बोलते हैं अभी क्या हुआ है, अभी देख और होगा। और जब होता है ऐसा खेला होता है, पता नहीं चलता। क्यों? मान ले हम 7 दिन के लिए राजस्थान चले गए घूमने के लिए, अब हमने शेयर मार्केट उस समय देखा नहीं, और वो 7 दिन में सारा हलचल होके वो शेयर का दाम आ गया 1900 से 1200, तो मेरा तो जितना भी प्रॉफिट हमारा ऊपर गया था वो सारा खत्म हो गया। ये प्रॉफिट जो होता है इसको हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इंसान अनरियलाइज्ड और रियलाइज में फर्क नहीं करेगा वो कभी भी मार्केट्स में कमा नहीं पाएगा। हम लोग बोलते हैं A bird in hand is better than 2 or 4 or 5 in the bush. रास्ते में जितना उड़ रहा है उड़ने दे, मेरे पास जो है वो बेस्ट है। तुम बेच के पैसा घर पे ले आए ना, तब जितना प्रॉफिट है तो खुश हो जा। बट अगर बेचा नहीं है तो वो ख्याली पुलाव मत बना। 200 का प्रॉफिट है, 400 का प्रॉफिट है, देख भाई रिलायंस खरीदे थे 2200, अभी 2500 चल रहा है। मैं बोलता हूं हाँ चल रहा है, बहुत अच्छा है, बस बेच देना। बोला अभी कहां यार, 2800 होगा। वो 2800 का एंटीसिपेशन सालों तक पूरा नहीं होता, वो लास्ट में 2000 में बेचना पड़ता है। और वो लॉस काटने का भी ना जिगरा नहीं होता है सबका। लॉस में माल बेच देना ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए शेयर मार्केट में, या बहुत बड़ा पैसा चाहिए कि ठीक है चल 2-5 लाख खो दिए। लॉस काटना सबके बस का बात नहीं है। इसीलिए लोग मार्केट में कमा नहीं पाते, नहीं कमा पाते। बहुत लोग आपको अगर दिखते 10 आदमी सक्सेसफुल है मार्केट में, तो आपने उन हजारों को नहीं देखा जिन्होंने सब खो दिया मार्केट्स में।
हम लोग को वही स्टोरी अच्छी लगती है जो स्टोरी बिकती है, हैप्पी एंडिंग्स वाली। भाई देखा भाई राकेश झुनझुनवाला भाई 5 लाख से 5,000 करोड़ का मालिक हो गया है, भाई शेयर मार्केट से अच्छा कुछ नहीं है। राकेश झुनझुनवाला वो वही थे, तुम और हम सब हो वैसा नहीं हो सकता। उसके लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेला है वो हम लोग सोच नहीं सकते। जिस टाइम वो लोग मार्केट में थे ना, मार्केट में ऐसे ऐसे जाइंट्स थे जो किसी को भी कैसे भी खा सकते हैं। तो वो सब टाइम में अगर वो आदमी सीखा है, मतलब वो आदमी में दम तो है भाई। जो टिक गया उस टाइम में, उस आदमी में दम है। हम लोग के पापा भी उस समय मार्केट में करते थे। एक बार 1,000-2,000 रुपया का नुकसान होता था, छोड़ के जाना पड़ता था, नहीं करेंगे भाई। वो हम लोग बोलते हैं सोगन लेना पड़ता है। सोगन मतलब अब ये काम हम, वो दादाजी बुलाते थे इधर, कितना रुपया गया, बोला 1,000, बोला हाथ नहीं लगाना, मतलब हाथ नहीं लगाना है उस चीज में, बहुत खराब चीज है। फिर पापा पैसा कमाए तब लगाओ, ठीक है, जुआ है थोड़ा बहुत। अब हम लोग जुआ नहीं खेलते तो हम लोग का शेयर मार्केट ही जुआ का तलब पूरा कर देता है। हाँ रियली थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहता है लाइफ में। अरे 2,000 हो गया भाई। हाँ 7 अप 7 डाउन वो छोटे अमाउंट्स में करते हैं भाई। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया चलता है। 2,000 रुपया बोलेगा हम नहीं लगा पाएगा, नहीं लगाने देता है। बहुत ऐसा जगह है, हावड़ा है ना, अपना हावड़ा में फनफेस्टा होता है, 10,000 लगा, 20,000 लगा, उसके पास बहुत पैसा है। वो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। बच्चे का एक क्वेश्चन है, सुन लो क्वेश्चन। सर एक कंपनी ने गोल्ड परचेज किया, पहले मेरे को ये बताओ गोल्ड परचेज कोई क्यों कर रहा है? एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ स्टॉक क्यों कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। सर 1 करोड़ रुपीस में हमने गोल्ड परचेज किया विच इज क्लासिफाइड इन माई बैलेंस शीट एज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट ईयर सर गोल्ड का भाव बढ़ के 1,50,00,000 हो गया। तो सर ये 50 लाख का करना क्या है? आंसर इस कुछ नहीं करना है, डिस्क्लोज कर देना है नोट्स में, लोगों को बता देना है कि अभी इसका मार्केट वैल्यू इतना है। लोग खुद समझ जाएंगे क्या करना है। बैलेंस शीट 1 करोड़ पे ही आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है दैट विल बी शोन एट ₹1 करोड़, बात खत्म। नो रिवैल्यूएशन इज अलाउड इन इन्वेस्टमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो अब इस स्पेसिफिक एसेट के लिए मेरे को तेरे को क्या पढ़ाना पड़ेगा? एएस पढ़ाना पड़ेगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसेट्स। अब उस एसेट के अंदर एक इन्वेंट्री का डिस्कशन अलग आएगा, फिक्स्ड एसेट का अलग डिस्कशन आएगा, इन्वेस्टमेंट का अलग डिस्कशन आएगा। तब सीखोगे किसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे। बट अभी जो इसका आंसर क्वेश्चन है, मैं उसमें यही बोल रहा हूं कि हम लोग उसको 1 करोड़ पर ही दिखाएंगे। जो हमारा प्रॉफिट अभी अक्रियू हो रहा है अनरियलाइज्ड, वो हम लोग बैलेंस शीट में एज अ मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर देंगे। हमारा एएस बोलता है कि आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताना चाहिए, सो दैट स्टेक होल्डर को पता चले आज के दिन इन्वेस्टमेंट का पोजीशन क्या है। तो उससे वो पता करके अपना डिसीजन ले सकता है। मैं ऐसा नहीं है छुपा रहा हूं, मैंने बताया है, बट मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के बाद एक हलचल आएगा, चलो बांट देते हैं। कोई चीज प्रॉफिट होता है, खुशी आती है, तो कहता है ना चल 5 रुपया खर्च कर देते हैं, आज 10 ज्यादा कमाए हैं। तो प्रॉफिट दिखेगा तो डिविडेंड बांटने का इच्छा करेगा, बांट दिए डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर वो आया नहीं तो। इसीलिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर, बट अनरियलाइज्ड लॉसेस हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। प्रूडेंस इसी को बोलते हैं। ये हमारा प्रूडेंस है कि हम प्रॉफिट को ढिंडोरा ना नहीं पीटते, जब होगा तब देखेंगे भाई। इसीलिए एग्जाम दे के आने के बाद किसी को नहीं बोलना 80 आ जाएगा, नहीं आया तो बस सोच के रखना, वो बाजू वाले शर्मा जी अलग लेवल पे देंगे, ठीक। नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के बाद लिखो ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में करंट एसेट्स एंड नंबर बी नॉन करंट एसेट्स। मैं ना इनके ऊपर ब्रॉड डिस्कशंस बाद में करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। अभी बस बेसिक याद रखो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बताना क्या करंट क्या नॉन करंट। डेटर्स करंट, स्टॉक करंट, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स करंट नॉन करंट दोनों हो सकता है सर। जनरली कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म मान के नॉन करंट में डाल देते हैं सर। किसी को लोन दिया हुआ है,
सर आप बताओ पैसा कब आएगा, मैं बोला 5 साल के लिए दिया हुआ है, नॉन करेंट। प्रीपेड एक्सपेंस, करेंट। किसी को 2 साल 3 साल का प्रीपेड करके नहीं रखते रहे, 2 महीना 3 महीना का एडवांस दिया हुआ है, काम करके देगा वो, तो वो नॉर्मली प्रीपेड बोलेगा, तो कौन सा लेने का, करंट। कैश बैलेंस हमेशा करंट, कैश बैलेंस में कोई सुनवाई नहीं है, हमेशा क्या होगा, करंट। डन है बात, ये क्लासिफिकेशन। तीसरा, रियलाइजेशन इन कैश, रियलाइजेशन इन मनी लिखता हूं, मनी। इसके वाइज 2 एसेट होते हैं, मॉनिटरी एसेट्स। मॉनिटरी एसेट में एग्जाम्पल लिखना क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है। डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, कैश, बैंक, अक्रूड इनकम्स, लोन्स गिवन, एक्सेट्रा। सर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिए, प्रीपेड एक्सपेंस कैसे रियलाइज होगा रे, सर्विस मिलेगा, सामने वाले से सर्विस मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कैश नहीं मिलेगा तो ये मॉनिटरी एसेट नहीं है। और मॉनिटरी के अगेंस्ट जो मॉनिटरी नहीं है वो सब क्या हो गए, नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी के एग्जाम्पल हो गए स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, फिक्स्ड असेट्स, एक्सेट्रा। कैश दीदी मॉनिटरी, कैश से ज्यादा मॉनिटरी कुछ है ही नहीं, वो अवेलेबल है आपके पास मनी टर्म्स में, फिक्स्ड अमाउंट है, मनी टर्म्स में अवेलेबल है, आपको जो काम करना है वो काम कर सकते हैं, उसको रियलाइज करने का भी दरकार। मॉनिटरी एसेट को डिफाइन किया गया, दीज आर मनी हेल्ड, मनी हेल्ड जो मनी आपके पास है, एंड एसेट्स विच आर रिसीवेबल और पेएबल इन टर्म, रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। तो मनी हेल्ड मतलब कैश और बैंक तो मॉनिटरी है ही है, इसके साथ साथ जो एसेट फ्यूचर में रिसीव होंगे इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वो भी मॉनिटरी एसेट है। तो कैश बैंक ऑलवेज मॉनिटरी, वो मनी के रूप में पड़ा है, तेरे को जो काम करना है कर ले अभी, ठीक नहीं। स्टॉक को हम लोग मॉनिटरी इसलिए नहीं बोलते, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, किसी से कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट ऐसा थोड़ी है कि हम बेचेंगे 100 ही देना पड़ेगा, वो तो 100 पर भी बिक सकता है, 102 पर भी बिक सकता है, 105 पर भी बिक सकता है। आज के दिन तुम एस्टिमेट ही कर सकता है, तेरा कोई फिक्स्ड कमिटमेंट किसी से नहीं है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहा है कि ये इसमें जाएगा और 9,000 रुपया मिलेगा और कैश में ही आएगा, तो वो बोल सकते हो मॉनिटरी, बट वो जनरली नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि मान ले कोई ऐसा बात हो गया, वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, हम तुमको 200 रुपया का पेनल्टी पे करके जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत उसमें क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली मॉनिटरी नहीं बोलते। स्टॉक से डेटर बन जाएगा तो मैं मॉनिटरी बोलूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअली अमाउंट फिक्स्ड है, इतना तुमको देना पड़ेगा। हाँ उसमें भी रिस्क है बैड डेट का, बट वो बैड डेट की रिस्क आगे की बात है। एज ऑन टुडे वो मॉनिटरी एसेट है, मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी उससे लेना है, नहीं फिक्स होता है, यही तो बोल रहा हूं, स्टॉक में फिक्स नहीं होता है कितना में बिकेगा, इसीलिए तो उसको हम लोग मॉनिटरी नहीं बोल रहे हैं। कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी स्टॉक हो गया, दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज इन प्राइस, बिकॉज रीजन बोल रहा हूं, कब बिकेगा वो फिक्स नहीं है ना, 1 महीना बाद बिकेगा, 3 महीने बाद बिकेगा, 6 महीने बाद बिकेगा, और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वैल्यू विल चेंज 100%, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज इन वैल्यू। हाँ डन है। अब एसेट क्या होता है, एसेट के एग्जाम्पल समझ में अगर आ गए, हम लोग तीसरे पॉइंट में जाएंगे। हम लोग एक एसेट को अपने बुक्स में कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, बोला एसेट को अगर रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉर्ड करने का दूसरा नाम होता है रिकॉग्निशन। क्या होता है, रिकॉग्निशन। हम लोग एक एसेट को तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब 2 कंडीशंस फुलफिल्ड हो। कितनी कंडीशन, 2। पहला, प्रोबेबल है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। प्रोबेबल का मतलब मोर लाइकली देन नॉट, मतलब 80%, 90%, 70%, 50% से ज्यादा चांस है कि हमको उससे फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। एंड नंबर 2, उसका कॉस्ट मैं मेजर कर पाऊंगा। अगर कोई एसेट ऐसा है जो मेरे को पता है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, एसेट है, मेरा इस पर कंट्रोल है, बट मैं कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहा हूं। तुमको कभी भी अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग के लिए तुमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अगर तेरे को वैल्यू ही नहीं पता क्या है तो तुम उसको रिकॉर्ड
तो रिकॉर्ड करने के लिए दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखना। जब रिकॉर्ड करने जा रहे हो तब चेक कर लेना कि क्या इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। नंबर 2, उसका कॉस्ट हमको मेजर होना। अगर मैं कॉस्ट मेजर नहीं कर पा रहा हूं, इन दैट केस मैं उस एसेट को चाह कर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जैसे बेस्ट एग्जांपल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या हमारी गुडविल, जो हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए एसेट है? बिल्कुल सर, आपके पास उसका ओनरशिप है, कंट्रोल है, आपकी है सर, आप जैसे चाहे उसको यूज करें। एंड नंबर 2, क्या उससे मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा। बट क्या मैं उसका कॉस्ट मेजर कर सकता हूं? सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए सालों साल आपने पसीना बहाया है, मेहनत की है, इतना पढ़ाया है, तब जाके वो गुडविल जनरेट हुआ है। उसका कॉस्ट मनी के टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल तो हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, तो मैं चाह के भी उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। अब हमने एक नवीन क्लासेस का मान लो लोगो बना रखा है, नवीन क्लासेस का नाम दे रखा है, तो नवीन क्लासेस का लोगो जो बनाया है वो एक ट्रेड मार्क है, एक मार्क है जिससे कोई रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भैया ये पढ़ना है, यहां जाके पढ़ सकते हैं, ये नवीन क्लासेस है यार, मैंने देखा है, इनका वीडियोस में देखा था। अपने नॉर्मली कभी बोलते हैं ना, हाँ भाई ये वाला देखा हुआ है वीडियो में, ये आदमी देखा हुआ है, ये मार्क देखा हुआ है, ये अच्छा फाइनेंस के बारे में अच्छा बोलता है, वगैरह वगैरह, अपने ऐसे बात करते हैं। तो वो ट्रेडमार्क या लोगो जो हमारा है ना, वो लोगो भी हमारे लिए एक तरीके से एसेट है, क्योंकि उससे लोग हमको रिकॉग्नाइज करते हैं। बट वो एसेट का ऐसा प्रॉब्लम है, वो जब लोगो बनाया था ना, 0 खर्चे में बनाया था, खुद ही बना लिया था बैठ के। अरे इनिशियली और किससे बनवाएंगे? वो बोलता लोगो डिजाइन करेंगे 5,000 रुपया। बोला 5,000 रुपया नहीं है भाई, पापा को बोलेंगे लोगो डिजाइन करने के लिए 5,000 दे, पापा मानेंगे ही नहीं, वही अब्बा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बोला 5,000 रुपये में कौन डिजाइन करता है, कुछ भी लगा लेना, एक तो गूगल से फोटो निकाल चिपका दे। हाँ बोला पापा ऐसा नहीं होता। बोला नहीं, कैसे भी कर लो, 5,000 रुपया नहीं देना है। तो फोटोशॉप में बैठा दोस्त के साथ, उसको बोला देख ऐसा ऐसा सोच है, बना दे। वो बना के दे दी और वही आज तक यूज हो रहा है। तो हम लोगों का कोई खर्चा नहीं लगाता, और वो खाली लोगो उस दिन बनाने का खर्चा भला ही 1,000-2,000 हो, आज के दिन उसकी वैल्यू 1,000-2,000 नहीं है। आज के दिन उसकी वैल्यू लगाना मुश्किल है। हम लोग अगर इस एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहें, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसका कॉस्ट अवेलेबल। तो जिन चीजों का कॉस्ट ही आप मेजर नहीं कर पाओगे, आप चाह कर भी उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड तो एसेट को रिकॉर्ड करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। नंबर 1, प्रोबेबल है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगा। नंबर 2, उसका कॉस्ट मैं मेजर कर पाऊं। अगर नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं एसेट को रिकॉर्ड। सर पहला वाला पॉइंट प्रोबेबल है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। सर कोई ऐसा हो सकता है एसेट जिससे नहीं आए? अगर किसी से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा तो फिर वो एसेट ही नहीं है, तो वो खर्चे को मैं लॉस बोल के राइट ऑफ करूंगा, मैं उसको कभी एसेट बोल के रिकॉर्ड। तो पहला वाला कंडीशन तो एसेट की डेफिनेशन से आता है, जो कि बोलता है कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो ही एसेट लिखना, नहीं तो एसेट लिखने का दरकार नहीं है। तो 2 पॉइंट अगर सेटिस्फाई होंगे तभी आप किसी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 पॉइंट को हम लोग बोलेंगे। पॉइंट नंबर 3, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। आप एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया 2 कंडीशंस, दोनों फुलफिल होना चाहिए। नंबर 1, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। शॉर्ट में लिखा रहा हूं, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि भैया इस रिसोर्स से मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। एंड नंबर 2, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, उसका कॉस्ट मैं मेजर कर पा रहा हूं। अगर मैं कॉस्ट मेजर नहीं कर पाऊंगा तो मैं चाह के भी एसेट को रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जानते हैं हमको मनी मेजरमेंट चाहिए। अगर मेरे को पता ही नहीं कॉस्ट क्या है तो हम लोग एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, वो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो हमको कॉस्ट को मेजर करना होगा। इफ आई कांट मेजर कॉस्ट, आई विल नॉट रिकॉर्ड, आई विल नॉट रिकॉर्ड दी एसेट, क्योंकि अभी मेरे पास उसका कोई वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है। सर मानो आप एग्जाम्पल सुने होंगे कभी, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, जेवियर्स कॉलेज जानते हैं सब? बहुत लोग उस महान कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं। हंस क्यों रहा है? दैट्स वेरी बैड। हम तो अच्छा ही बोले, तुमको हंसी क्यों आ रहा है पता नहीं। सरकाज़म नहीं था, ट्रूथ है। हम हंस नहीं रहे हैं।
सुनो, ए तुम पूरा मतलब ही, तुम पूरा जज्बात ही बदल देता है। केस कर देगा बोला, केस, केस नहीं केस। क्या तुम लोग यार, आपसे बता। चलो सुनो, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, ये जो यूनिवर्सिटी बनाया राजरहाट में, उसके लिए लैंड उसको चाहिए था। लैंड मिला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से एट जस्ट ₹1। ₹1 देकर लैंड अक्वायर किया। इतना बड़ा जगह सर ₹1 में कौन देता है? देते हैं। रीजन बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एरिया डेवलप करना है राजरहाट का। कोई भी एरिया तभी डेवलप होगा जब वहां पे लोग रहने आए, क्योंकि लोग रहने आएंगे तो कंजम्पशन होगा तो वहां सप्लाई आएगा। नहीं तो अगर कोई लोग रहेगा ही नहीं तो वहां पे कोई चीज डेवलप। बहुत ट्राई किया पहले कि वहां पे कंपनीज का हेड ऑफिस हो के डेवलप करे, बट वो लिमिटेड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। जैसे सेक्टर 5 राजरहाट, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी बट वो डेवलप्ड नहीं है। तुम उसमें नीचे जाओगे तो सभी झोपड़ी में लोग बैठे खड़े खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग रोज 10 से 6 रहते हैं। सैटरडे संडे तो ऐसा सुनसान जिसको बोलते हैं ना, सुनसान। बस वहां पे जो पब्स क्लब्स हैं वहां पे कुछ लोग आते हैं तुम्हारे जैसे उम्र के। तो डेवलप करना है तो वहां पे लोगों को लेके आना पड़ेगा। अब लोगों को लेके आना है तो वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए टाटा कैंसर हॉस्पिटल लाइक दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह बनाया गया। एजुकेशन का जब बात आया तो वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा नाम एजुकेशन के नाम पर क्या है? सेंट जेवियर्स कॉलेज। उनको अप्रोच किया गया कि आप कुछ फैसिलिटी वहां पे खोलिए। सेंट जेवियर्स बोला हम बहुत खुश होंगे अगर वहां पे हम अपना यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच खोले, बट हम लोग ना पैसा नहीं देंगे। बोला लैंड के लिए 15 करोड़ रुपया लगेगा। नहीं है देंगे, है देंगे नहीं। तो दीदी बोली ठीक है, हमको यहाँ का ग्रेजुएट डिग्री, दीदी को ग्रेजुएट डिग्री, दीदी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता इन ऑनर। जैसे शाहरुख खान वर्ल्ड की बहुत सारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, हाँ, पढ़ के नहीं, इन ऑनर। वो डॉक्टरेट की डिग्रीज वगैरह उनको देते हैं। जब आप कोई लाइफ में कुछ हासिल कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लोग आपको आके डॉक्टरेट वगैरह का डिग्री वगैरह देते हैं। वैसे वो पढ़ा हुआ नहीं है वहां से, तो उनको डिग्री उनको वो दिया ग्रेजुएट, और ₹1 के उसमें उनको राजरहाट का लैंड दिया गया। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर लैंड का एक्चुअल वैल्यू है कितना रुपया? 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया, बट सेंट जेवियर्स कॉलेज को कितने में मिला? ₹1 में। तो सर अब हम लोग किस वैल्यू पर लैंड को शो करें? सर हम लोग तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो बोलता है भैया जो लगा उसी पर दिखाना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है जब कोई ₹1 की बात आती है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता दिखाया हुआ बैलेंस शीट में, उससे अच्छा नहीं दिखाते तो बेटर रहता। बट नहीं दिखाने से भी पूरा प्रॉपर पोजीशन ऑफ एसेट हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, उसको एक नॉमिनल वैल्यू पर दिखाने की बात की। किस पर? नॉमिनल वैल्यू। अगर मान ले हमारा सेंट जेवियर्स कॉलेज का जो बैलेंस शीट है वो कोई भी 10,000 से ऊपर की चीज को कैपिटलाइज करने की बात करता है, तो बोला तुम इसको 10,000 पे दिखा के छोड़ दो, ₹1 पे दिखा के छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ₹1 पे दिखा के छोड़ोगे तो वो बैलेंस शीट में कहीं दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। ताकि लोगों को पता चले कि ये लैंड सेंट जेवियर्स कॉलेज का है, उसको एक कम से कम एक इज्जतदार वैल्यू देके, नॉमिनल वैल्यू देके दिखा दो। अब सर अगर लैंड को 10,000 पे दिखाएंगे, पेमेंट ₹1 किया, तो 9,999 कहां जाएगा? वो हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स में अकाउंट फॉर करते हैं, रिजर्व्स में अकाउंट फॉर करते हैं कि भैया हम लोग खरीदे तो ₹1 में, बट 10,000 में दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा नॉमिनल वैल्यू 10,000 का है। तो उसको 10,000 पे दिखाएंगे तो ₹9,999 क्रेडिट करना होगा। वो क्रेडिट कहां पे करेंगे? रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट करेंगे, उसको वहां पर क्रेडिट करके छोड़ देंगे। नहीं तो हमारा बैलेंस शीट ही टैली। तो अगर सर कोई चीज फ्री में मिला तो उसको दिखाना है क्या? दिखाते हैं। किस वैल्यू पे? नॉमिनल वैल्यू पे। हम लोग उसको ऐसे छोड़ नहीं देते, क्योंकि छोड़ देने से मेरा रियल पोजीशन ऑफ एसेट कभी पता, और उस लैंड का ना एक्चुअल में मेरे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो मेरे को उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाना पड़ेगा। सर फिर तो ऐसे कर सकते हैं ना, आगे हम रीवैल्यू करके उसको सही वैल्यू पे ले आए, वो रीवैल्यूएशन अलाउड है। बट रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, वो पीएल में
तुम फर्स्ट ईयर एंड में जाके उसको रीवैल्यू कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, बट इनिशियली जब रिकॉर्ड करोगे कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। और कॉस्ट कितना रुपया लेंगे? 10,000 रुपया। सर तो फिर बिल्डिंग बन गया और भर के कॉस्ट हो गया, तो फिर हो सकता है जो हमारा सेंट जेवियर्स कॉलेज है वो पता है अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाया होगा? द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, उसको टोटल करके कैपिटलाइज कर दिया होगा, तभी एक वैल्यू अच्छा आ जाएगा और उसको फिर धीरे धीरे डेप्रिशिएट कर दिया जाएगा। वैसे बोला गया है कि लैंड और बिल्डिंग को एक साथ नहीं दिखाना चाहिए, अलग अलग दिखाना चाहिए, क्योंकि लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट वेयर एज बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। अलग अलग दिखाना ज्यादा बेटर होता है, इसीलिए हम लोग उसको अलग अलग प्रेजेंट करेंगे। दिस इज हाउ थिंग्स गो। तो हम लोग कॉस्ट का जब रिलायबली मेजर का बात करते हैं ना, हम लोग एसेट को कॉस्ट पे दिखाएंगे। कॉस्ट का मेजरमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सर अगर कोई चीज फ्री में मिला है तो क्या उसको रिकॉर्ड नहीं करना है? करना है। अगर तेरे को लगता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है और एसेट दिखाना चाहिए ट्रू फेयर वैल्यू के, ट्रू फेयर व्यू के लिए, तो फिर मेरे को उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। बोलो। नहीं बेच सकता, कंडीशंस रहती है। अब ऐसा मजा थोड़ी है कि 5 साल तक कुछ किए नहीं फिर 5 साल में बेच नहीं होता है। वो नंबर 1 लीज पे देते हैं, नंबर 2 वो बेचने का कंडीशन रहता है कि आप बेच नहीं सकते, ये लैंड जिस दिन वहां से आपका काम उठेगा वो गवर्नमेंट को वापस चला जाएगा। नहीं तो ऐसा होता तो सोच लोग कितना चोरी कर करके वो होता है, वो उस तरीके से होता है। तो वो आप नहीं कर सकते, आप बेच ही नहीं सकते। बेच देना विल बी कॉन्ट्रावेंशन टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो वहां पे तुमको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया था। नॉट अलाउड। एसेट को रिकॉर्ड करने का 2 कंडीशन क्लियर है। रिकॉर्ड करेंगे किस वैल्यू पे? हमेशा कॉस्ट पर। एसेट की अकाउंटिंग फंडा बता रहा हूं, अकाउंटिंग मतलब डेबिट क्रेडिट। एसेट का जब भी अकाउंटिंग करोगे सिंपल रूल ध्यान रखना, कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में अगर एसेट आएगा, एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, और कोई ट्रांजैक्शन से अगर बिजनेस में एसेट कम हो रहा है, एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, एंड जब भी हम लोग कोई लेजर वगैरह प्रिपेयर करें ना अपने पूरे के पूरे करिकुलम में, आप बहुत फास्ट सोच पाओ। ये मेरी मतलब आपसे इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप ये कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, एसेट का अकाउंटिंग फंडा, अगर कोई ट्रांजैक्शन से एसेट बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट करेंगे, अगर एसेट को कम करना है तो एसेट को क्रेडिट करेंगे। अब मान ले तुम एक कैश अकाउंट बना रहे हैं, इज कैश एन एसेट? इज कैश एन? अब इतना डिस्कशन के बाद अगर कैश एसेट नहीं निकल रहा है तो मुश्किल है। कैश एसेट है। अब सुन, मैं तेरे को ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, तुम फटाफट बोलेगा कैश डेबिट या क्रेडिट। तेरे को सिर्फ क्या याद रखना है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। डेटर से कैश मिला, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल मैं कैश का पूछ रहा हूं तेरे से, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैश क्या होगा? बढ़ेगा, डेबिट। लोन लिया, डेबिट, कैश डेबिट होगा। एक्सपेंसेस पेमेंट किया, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, लायबिलिटी पे किया, लोन रीपे किया, माल बेच के पैसा आया, माल बेच के पैसा आया, डेबिट। कैश तो आया ना तेरे पास। हम लोग कैश के बारे में, अभी हम लोग क्या चीज का बात कर रहे हैं? एसेट का। तो एसेट तो कैश है ना, अभी मैं तेरे से कैश पूछ रहा हूं। डेटर्स में, डेटर्स, क्या डेटर्स हमारा एसेट है? तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, गिरेगा तो क्रेडिट। मैंने अपने डेटर को माल बेचा, डेटर बढ़ेगा क्योंकि मेरे को उससे पैसा मिलेगा, डेबिट। डेटर से पैसा आया, क्रेडिट, क्योंकि डेटर कम हो जाएगा, राइट खत्म हो गया। डेटर को डिस्काउंट दिया, डेटर का बैड डेट हुआ, क्योंकि इन सबसे डेटर कम होते चला जाएगा। अगर डेटर को डिस्काउंट दोगे डेटर का वैल्यू कम होगा, डेटर बैड डेट करेगा, डेटर का वैल्यू कम होगा। डेटर से चेक मिला तो डेटर कम हो जाएगा, डेटर से चेक मिला तो डेटर कम हो जाएगा, डेटर क्रेडिट होगा। मान ले यही चेक डिसऑनर हो गया, डेटर वापस बढ़ जाएगा, डेबिट। फोकस, मैं डेटर के बारे में बात कर रहा हूं तो तुम बैंक, कैश, सेल्स वगैरह के बारे में मत सोचो। मैंने बोला डेटर से चेक मिला, डेटर से चेक मिला मतलब डेटर ने पेमेंट किया, डेटर पेमेंट करेगा तो डेटर का वैल्यू कम करना पड़ेगा, हाँ या ना? वापस ये चेक डिसऑनर हो गया,
मतलब उससे वापस पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि चेक बाउंस हो गया तो उससे पैसा मांगना है, तो वो डेटर बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेटर से बिल आया, क्रेडिट, डेटर कम हो जाएगा। डेटर का बिल डिसऑनर हो गया, डेबिट, क्योंकि डेटर से पैसा लेना है, उसने पैसा देने से मना कर दिया बिल का। हम लोगों को इस तरीके से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मशीनरी इज एन एसेट, यस और नो? मशीनरी परचेज किया, मशीनरी को अपवर्ड रिवैल्यू किया, डेबिट। रिवैल्यू कर सकते हैं मशीनरी को कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। अपवर्ड रिवैल्यू किया, वैल्यू बढ़ाई, डेबिट। मशीनरी को डेप्रिशिएट किया, मशीनरी को डाउनवर्ड रिवैल्यू किया, मशीनरी को बेचा। मतलब जब एसेट जाएगा या कम होगा क्रेडिट करना है, जब एसेट आएगा डेबिट करना है। सर अकाउंटिंग ऐसे सीखते हैं हम लोग, तो जर्नल लर्न करते, जर्नल अब लर्न नहीं कर सकते। अब हम लोग उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पर हमारा अकाउंटिंग ये बेसिक ज्ञान बहुत फास्ट होना चाहिए। मतलब अब हम लोग बुक कीपिंग पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बुक कीपिंग हमको आता है, अब हमको इसको सिर्फ प्रेजेंटेशन में टाइम इन्वेस्ट करना है। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से लेजर को सोच पाएगा ना, वो बच्चा बहुत फास्ट अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएगा, इजी कैलकुलेशन वो बहुत फास्ट कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली एक चैप्टर था हमारे पास, सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बच्चों को बहुत डर लगता था, बट अल्टीमेटली जाके समझ में आता था ये चैप्टर सीख लिया तो बुक कीपिंग तो क्लियर है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस से उस चैप्टर को हटा दिया गया है। फाउंडेशन में भी तुम नहीं पढ़ पाए, इंटर में भी तुम नहीं पढ़ पाए, एंड दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है किसी बच्चे का बुक कीपिंग कितना स्ट्रांग है वो 3 चैप्टर से पता चलता है, सिंगल एंट्री, रेक्टिफिकेशन और कैश फ्लो। ये तीनों अलग अलग चीज पर बात करता है। सिंगल एंट्री अक्रूवल पे चल के पूरा काम करते हैं, रेक्टिफिकेशन पूरा गलती को ठीक करने का, क्योंकि गलती ठीक तभी कर पाओगे जब गलती और सही ट्रीटमेंट समझते हो, और कैश फ्लो जो पूरे कैश बेसिस पर चलता है और पूरा का पूरा पैसे के बारे में बात करता है। अगर किसी के ये 3 चैप्टर बहुत स्ट्रांग है ना, उसका अकाउंट्स का बेस बहुत स्ट्रांग होगा, वो मतलब कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेगा। प्रेजेंटेशन सेकेंडरी, बट वो कर लेगा, वो बोलेगा हाँ यहां ये इफेक्ट होगा, यहां ये होगा, फाइनल यही है, अब जर्नल एंट्री तू सोच ले। ऐसा होता है बहुत बार, लोगों से पूछेगा, पापा से भी पूछेगा ना, पापा इसका क्या करना है, तो पापा बोलेंगे देख बेटा ये बढ़ेगा ये कम होगा, अब लिखना कैसे हो तू समझ। तुम अपने पापा से अब ये वाला भी अकाउंट्स पूछेगा ना, ऐसा नहीं है पापा बता नहीं पाएंगे, पापा रॉ फॉर्म में बता देंगे, क्योंकि पापा ने उन चीजों को समझ रखा है। अब तुम बोलोगे पापा लिखना क्या है, पापा बोलेंगे नहीं पता। दिस इज व्हाट इज ज्ञान, उनके पास ज्ञान है। अब तुमको उस ज्ञान को यहां उतारना है, इसलिए तुमको थोड़ा सा वो सीखना पड़ता है प्रेजेंटेशन, पापा को एग्जाम देना नहीं है। पहले बताइए पॉइंट 3 क्लियर। पॉइंट 4 अकाउंटिंग रूल, बोल। एसेट अगर बढ़ेगा डेबिट, एसेट को कम करना है क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा डेबिट, एसेट कम करना है क्रेडिट। एक एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल, मैं चाहूंगा आप मेरे लिए एक लेजर अकाउंट बना के दे। मैं अभी कैश के बारे में बात कर रहा हूं, कैश के बारे में। कैश सबसे इजी है डील करने में, एसेट वाइज सबसे किसी एसेट में इजी डील करना है तो वो कैश है। आया नहीं आया बस ये पता करके डेबिट क्रेडिट करना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये ओपनिंग बैलेंस सबको समझ में आता है क्या? हमारा बिजनेस ना बिजनेस ईयर ऑन ईयर चलता रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हर साल खत्म होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बना के स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वापस क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर जो लास्ट ईयर हमने बैलेंसेस को क्लोज किया था, उन्हीं बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर वापस खोल के अपनी अकाउंटिंग वापस कंटिन्यू करते हैं। अकाउंटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट बीच बीच में उसको फाइनलाइज करना पड़ता है ताकि पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन दिया जा सके। तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश का मतलब क्या है बोल देता हूं। लास्ट ईयर जब मैंने अपना बुक्स क्लोज किया था, मेरे पास 10,000 रुपया कैश था, वो मैं इस करेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। अब आप इसको ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन, कैरी फॉरवर्ड, कोई भी वर्ड बोलो, सब एक ही है। ठीक, इसके बाद देख क्या हुआ, पूरे साल के ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं। कैश सेल्स 50,000, क्या ये कैश को अफेक्ट करेगा? वेरी गुड। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 30,000,
पेमेंट ऑफ सैलरी 12,000, मशीनरी परचेस्ड 5,000, ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स वगैरह ना सोल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप में दिखता था, अब दिखना बंद हो जाएगा इंटर में, क्योंकि इंटर में कंपनी की बात आएगी, कंपनी में ड्राइंग नहीं होता है। अगर कंपनी में ड्राइंग का मजा होता तो देख कितना मजा होता। मेरे पास रिलायंस का शेयर है, हम रोज बॉम्बे जाके आते, मुकेश को बोलते कुछ कमाई हुआ क्या, बोला हाँ हुआ, 100 रुपया दो ना, आज शाम का हो जाएगा, आज शाम का हो जाएगा, 2 वड़ा पाव, हाँ 100 रुपये में 2 वड़ा पाव खा लेंगे हम लोग। 28, तू मेरा भाई है, तू जो बोले वो सब सच हो जाए, अभी जो बोला बस, तुम क्या क्या बोलता है नहीं समझ में आता। सुनो तो कंपनी में ड्राइंग्स खेला नहीं होता। अगर कंपनी में ड्राइंग्स होने लगेगा तो कंपनी के बाहर हमेशा लाइन लगी रहेगी, पैसा दीजिए पैसा दीजिए पैसा दीजिए, हम भी मालिक हम उठाने आए हैं। कंपनी में ड्राइंग्स, कंपनी का ड्राइंग्स होता है डिविडेंड्स। क्या होता है? कंपनी कमाया, कमा के अगर कंपनी को कुछ देना है मालिकों को तो कंपनी खुद डिसाइड करेगा और अपने मालिकों को डिविडेंड्स के रूप में देगा। डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि ड्राइंग्स की तरह है जो हम लोग प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में करते थे। डन है बात? तो डिविडेंड वहां पे होता है, वहां पे कोई ड्राइंग्स बोल के शब्द, तो इंटर लेवल आते ही ये ड्राइंग्स खत्म हो जाएगा। मतलब तुमको कोई चैप्टर में कहीं पे भी ये ड्राइंग्स वर्ड ही नहीं दिखाई देगा, मतलब मिस करेंगे आप ये सब वर्ड को जो बचपन में हर क्वेश्चन में देखा करते थे। ड्राइंग्स 12,000, बैड डेट्स 4,000, फिर उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स 18,000, फाइंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, लेजर बना के, हाँ लेजर बना के। लेजर, लेजर टी फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट अभी नहीं चाहिए मेरे को, डेट पर्टिकुलर्स वगैरह। इतना सोचने का नहीं है, बनाने का। हाँ 39,000, वेरी गुड। हम लोग क्या बना रहे हैं अभी? कैश अकाउंट में तो वही आएगा ना जिससे कैश इफेक्ट होगा। कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कैश को टच ही नहीं करेगा तो उसको कैश में लेने का दरकार। अब डेटर को माल बेचा, फॉर एग्जाम्पल डेटर को माल बेचा क्रेडिट में, उसका कैश से कोई रिलेशन, वो कैश में क्यों दिखाएंगे? वैसे ही मेरे इस एग्जाम्पल में ना एक हिडन गंदगी था, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब डेटर ने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, वो कैश अकाउंट में कैसे आएगा? ये एक लॉस है जो पीएल में जाएगा, ये कैश अकाउंट में। कुछ बच्चे हड़बड़ी में बैड डेट को भी खर्चा बोल के कैश में क्रेडिट कर दिए, which is very 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 bad. Very good पीतम। जो लोग 39,000 बोला, क्या गलती किया समझ में आया? वो लोग बैड डेट को कैश में क्रेडिट कर दिया, मतलब बैड डेट के लिए कैश पेमेंट होता है। अरे बैड डेट मतलब पैसा आया नहीं, पैसा गया थोड़ी उससे कुछ, तो बैड डेट कैश अकाउंट में नहीं आएगा। तो अगर मैं लेजर अकाउंट बनाऊं, अब ये सब में ना हैंड्स ऑन होना चाहिए, एकदम फास्ट। बोल कैश मेरा एसेट है, एसेट का बैलेंस किस नेचर का? डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
10,000। अब जो जो पैसा आया है डेबिट कर, कैश बढ़ा है डेबिट कर, सेल्स डेबिट कर दूं टू सेल्स अकाउंट। फिर डेटर से पैसा आया टू डेटर्स अकाउंट। सैलरीज का पेमेंट किया बाई सैलरीज अकाउंट। मशीनरी परचेज किया बाई मशीनरी अकाउंट। ड्राइंग्स किया बाई ड्राइंग्स। बैड डेट्स कैश अकाउंट में नहीं आएगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया बाई क्रेडिटर्स, तो बाई बैलेंस सीडी कैरेड डाउन 43,000। 43,000, ठीक है। कैसे लेजर अकाउंट्स आप बना पाएंगे? अगर मैं मांगूंगा कभी तो हमको कुछ चैप्टर्स में काम आएंगे, वहां जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा, आपको बोलूंगा बना दो लेजर। बट लेजर बनाने का सिंप्लीफाइड तरीका सुन क्या है? जर्नल याद करके लेजर नहीं बनाते। तुम नेचर देखो, कैश एसेट है, एसेट का अकाउंटिंग रूल बिल्कुल सिंपल है। एसेट अगर कोई ट्रांजैक्शन से इंक्रीज हो रहा है, एसेट को डेबिट करो। ट्रांजैक्शन से एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट को क्रेडिट करो। तो कैश जब पैसा आएगा डेबिट करूंगा, जब पैसा जाएगा तब क्रेडिट करूंगा। अब इसी में देखो सेकेंड एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल यहां पे मैं डेटर्स की बात कर रहा हूं, डेटर्स की। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड अकाउंट बना लेना, जिनको पेज वेस्ट नहीं करना। 5,000। कैश सेल्स 50,000। क्रेडिट सेल्स 1,00,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 75,000। डिस्काउंट अलाउड 2,000। बैड डेट्स 5,000। बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000। प्रिपेयर डेटर अकाउंट, प्रिपेयर डेटर अकाउंट डेटर का अकाउंट बनाना है तो सिर्फ डेटर्स को जो इफेक्ट करेगा वही यहां आएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें डेटर पे इफेक्ट नहीं है, वो यहां मत लेना। कितना? मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, 23 एंड 35। ऑनलाइन भी एक आंसर एक्स्ट्रा आया है 16,000। 23,000। डेटर एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख दूं। एसेट डेबिट नेचर के होते हैं। कैश सेल्स, मैंने कस्टमर को माल बेचा, उन्होंने पैसा दे दिया, तो क्या डेटर क्रिएट हुआ? नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। क्रेडिट सेल, ये डेटर को क्रिएट करेगा, डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट कर रहा हूं। टू सेल्स 1,00,000। डेटर्स ने पैसा दे दिया, डेटर्स कम हो जाएगा बाई कैश 75,000। डेटर्स को मैंने डिस्काउंट दिया, कम हो जाएगा बाई डिस्काउंट अलाउड
2000। डेटर्स ने बैड डेट कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया, बोला जाओ बाई बैड डेट, डेटर कम हो जाएगा 5000। बैड डेट रिकवर्ड, जो पहले बैड डेट हुआ था उसका पैसा वापस आ गया, तो बैड डेट रिकवर्ड नहीं आएगा। तो बैड डेट रिकवर्ड का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इसका डेटर से कोई रिलेशन, थोड़ा समझाता हूं, सुनना मेरा बात। लास्ट ईयर डेटर था 12,000 रुपया पाते थे, लास्ट ईयर वो आनाकानी कर रहा था और मेरे को लगा अब इससे पैसा नहीं आएगा, मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? जब राइट ऑफ करते हैं तो उसको बोलते हैं बैड डेट लिखना। क्या बोलते हैं? बैड डेट लिखना। तो मैंने लास्ट ईयर एक एंट्री पास की, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर को खत्म कर दिया और बैड डेट का लॉस रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे बुक्स में वो डेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नेक्स्ट ईयर अगर पैसा आएगा तो मैं कैश टू डेटर नहीं लिख सकता। नेक्स्ट ईयर अगर पैसा आएगा तो मेरे को लिखना है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। जो लास्ट ईयर लॉस दिखाया था वो लॉस नहीं हुआ, तो मैंने उसके अगेंस्ट गेन दिखा दिया कि भैया लास्ट ईयर जो लॉस दिखाए थे ना वो लॉस हुआ नहीं, उसका पैसा मेरे को मिल गया। तो अगर मेरा बैड डेट रिकवर्ड होता है मैं कभी कैश टू डेटर नहीं लिखता। कंफ्यूजन ऐसा होता, बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम श्याम अ डेटर, तो बच्चे को लगता है डेटर से पैसा आया। डेटर से पैसा आया तो सही, बट वो डेटर मेरी बुक्स में था या नहीं था? क्योंकि मैंने अगर बैड डेट रिकॉर्ड किया मतलब उस डेटर को राइट ऑफ कर दिया, वो डेटर मेरी बुक्स में एग्जिस्ट। तो अब जब पैसा आएगा तो कैश टू श्याम नहीं कर सकता क्योंकि श्याम तो मेरी बुक्स में है ही, मेरे को लिखना पड़ेगा कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। इसीलिए क्योंकि कैश टू बैड डेट रिकवर्ड होता है तो इसका डेटर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने दो गंदगियां दी थी जो मेरे को लगा बच्चे गलती करेंगे। एक में तो कर दिया आपने और एक आपने नहीं किया। अब बताओ बैलेंस क्या आएगा? दीदी गलती क्यों की है इस बार? 23,000। वेरी गुड, आजा। बैड डेट रिकवर्ड मैं एक बार समझा रहा हूं, सुन लो एक बार, जिनको और प्रॉब्लम है वो भी देख लो। बैड डेट रिकवर होने के लिए पहले बैड डेट होना चाहिए लास्ट ईयर। अब सुनना, मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं, ऐसे ही समझ में आएगा। मेरा एक डेटर था, डेटर का नाम हर्ष अग्रवाल, जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा। तो अब नाम भी जान लो भाई, कहीं दिखेगा तुमको लाइफ में, देख लेना तुम। फिर तुम बोला, बीच में क्यों बोलता है तुम? ए सुनो, ये मेरा दोस्त था बचपन का, हर्ष अग्रवाल, ठीक है। अब सुनो, ये डेटर से मैं 10,000 रुपया पाता था, माल बेचा था, 10,000 रुपया बाकी था। नॉर्मली अगर 10,000 रुपया किसी से लेना बाकी है तो वो मेरा डेटर है। डेटर कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। बट बैलेंस शीट में दिखाने से पहले मैं एक बार प्रूडेंस एक्सरसाइज करूंगा, ये देखूंगा कि भाई 10,000 दिखा तो रहा हूं, पैसा आएगा या? मैं जब प्रूडेंस एक्सरसाइज किया, मैंने जब इसका फाइनेंशियल मतलब हर्ष का फाइनेंशियल कंडीशन चेक किया, तो हर्ष का फाइनेंशियल कंडीशन से समझ में आया कि उसका पैसा आने वाला नहीं है। अब जब पैसा आने वाला नहीं है तो क्या एसेट बैलेंस शीट में दिखाना सही है या गलत? गलत। तो मैंने डिसाइड किया मैं इस डेटर को अपनी बैलेंस शीट से हटाऊंगा। अब डेटर को बैलेंस शीट से हटाऊंगा, एसेट को बैलेंस शीट से हटाऊंगा, तो एसेट को कर दिया क्रेडिट। तो मेरी बुक से हर्ष वाला जो डेटर था वो पूरी तरीके से क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया। और एसेट को खत्म करूंगा तो ये मेरे लिए लॉस है। लॉस को मैं बोलता हूं बैड डेट, इस लॉस को मैं बोलता हूं बैड डेट। ये बैड डेट मैं क्या करता हूं? पीएल में दिखाता हूं। कहां दिखाता हूं? पीएल में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है एज अ लॉस, ठीक। नेक्स्ट ईयर मेरे एस्टिमेट्स के अगेंस्ट 2 महीने बाद हर्ष आया, बोला भैया आपका 10,000 रुपया बाकी था ना, ले लीजिए। मेरा तो एक बार दिमाग खराब हो गया। मैं बोला यार क्या हो गया, गलती कर दी है, इस पर शक करके। हमको लगा इससे पैसा आएगा नहीं, बट नेक्स्ट ईयर ये आया। नेक्स्ट ईयर आके 10,000 रुपया पे कर दिया। अब प्रॉब्लम मेरा ये है, मैं तो लास्ट ईयर का बुक्स बना के बंद कर चुका हूं। मैंने तो इसको अपने जिंदगी से मतलब बैलेंस शीट से हटा दिया, सारा जायदाद से इसको हटा दिए थे वहां से। अब इसको हटा दिए लास्ट ईयर में, तो इस साल डेटर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हुआ होगा। मतलब हर्ष बोल के मेरे जीवन में अभी कोई, नॉर्मली हर्ष से पैसा आता तो मैं जर्नल एंट्री करता कैश टू हर्ष, बट हर्ष तो मेरे यहां एग्जिस्ट ही,
तो हर्ष एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमको यहां एंट्री क्या करना पड़ेगा? मैंने जो लास्ट ईयर लॉस दिखाया, क्या वो लॉस रियल में हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो उस लॉस को रिवर्स करके मेरे को इस साल गेन दिखा देना चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट पोजीशन सही हो जाए। तो उस गेन को जब हम लोग दिखाएंगे, हम लोग उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवर्ड। तो जब इस बार 10,000 रुपया हर्ष से आएगा ना, मैं कैश टू हर्ष लिखने की जगह कैश टू बैड डेट रिकवर्ड लिखूंगा, क्योंकि हर्ष मेरे बुक्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या ये पैसे आने से मेरे डेटर पर कोई इफेक्ट हुआ? क्योंकि वो डेटर ही मैंने राइट ऑफ कर दिया था, वो डेटर मेरे पास था ही नहीं। क्लियर है ये वाला बात? तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश टू बैड डेट रिकवर इंस्टेड ऑफ कैश टू डेटर। नॉर्मली ऐसा बच्चे एंट्री याद करते हैं, जिससे पैसा आए कैश टू उसका नाम लिख दे भाई। श्याम से आया कैश टू श्याम, राम से आया कैश टू राम। वही तुमको क्वेश्चन बोला कैश आया मिस्टर सिंह से, जिसका लास्ट ईयर बैड डेट रिकॉर्ड किया हुआ था, तो तुम कैश टू सिंह नहीं लिख सकते, क्योंकि सिंह मेरे यहां एग्जिस्ट ही, मेरे को लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। क्या आप ये लेजर अकाउंट्स वगैरह सिंपल लेजर अकाउंट्स बना पाएंगे? अभी ना हम लोग सिर्फ एसेट से डील कर रहे थे, तो मैंने एसेट पे ही कॉन्सेंट्रेट किया। अभी मैंने इनकम, एक्सपेंसेस, इन बातों पर उस पर धीरे धीरे बात करेंगे, तब वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। तो अभी एक ही इफेक्ट पे चल रहे हैं जहां पर एसेट की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे सीखेंगे तो उसके डुअल इफेक्ट को भी हम चेक करेंगे। क्या ये लेजर अकाउंट बनाना अब आपके लिए सिंपल है? सिंपल। ये रूल याद रख, ये वाला, एसेट अगर बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट गिरेगा तो एसेट अकाउंट को, बट उस एसेट पर इफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिससे एसेट पर इफेक्ट ही नहीं है, हम लोग उसको एसेट अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे। क्या इतना समझाने के बाद एसेट क्या होता है ये पूरी तरीके से क्लियर है? पक्का 100% कर पाएंगे हम लोग काम? अगर एसेट क्लियर है तो नेक्स्ट एलिमेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी उधार, ऑब्लिगेशन, चुकाना पड़ेगा, फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। वही चुकाना पड़ेगा कोई भी तरीके से, पैसा देके चुका, कोई एसेट देके चुका, अपने आप को देकर चुका, किडनी बेचकर चुका, चुकाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो वो लोग भी तेरे एसेट के बारे में ही सोच रहा है। चलो ठीक है, बस चुप, आगे ड्रैग नहीं करने का, जहां तक हो गया वहीं बंद कर देने का, छोड़ दो, क्योंकि आगे जाओगे तो फिर हम अपने रूप में आ जाएंगे। हम ऐसे बहुत सिंपल सीधे आदमी है, बट क्या होता है ना, वो दिख नहीं रहा, उसको हेलो बोलते हैं, हेलो। वो अभी तुमको, एक्चुअली हम लोग मारवाड़ी के हेलो यहाँ होता है, टकला होता है, दिस इज अवर हेलो। अरे मारवाड़ी लोग ना, तुम लोग थोड़ा वो मत हो ना, हम खुद मारवाड़ी है, तो अगर हम मारवाड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब हम अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा अकेले का नहीं उड़ा रहे। हाँ, मारवाड़ियों में एक आदमी है जिसका हम बहुत मजाक उड़ाते, महेश्वरी, नवनीत भैया। अरे नवनीत भैया मेरे दोस्त का, अब क्या करे बता। हम सुना ऐसा, पता नहीं, मेरे को ज्यादा दोस्त है नहीं, एक ही है, उसी से पता चला, कंजूस बहुत होता है महेश्वरी, ऐसा सुना है हम, पता नहीं हमको। क्या दीदी आप भी? नहीं तो ठीक है, उठा दे, सच्ची है। नवनीत को देख के भी यही लगा। कंजूस नहीं है, सेल्फिश वर्ड सही है। कंजूस नहीं है, कंजूस नहीं है, सेल्फिश है, हम लोग ये मानते हैं। देखो देखो, एक चीज समझाते हैं तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना सत्य अपने आप से छुपा नहीं सकते। मारवाड़ी से ज्यादा अपना सोचने वाला कोई नहीं है।
भाई हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, रन आउट सामने वाले को करवाना है बट बैटिंग अपने को चाहिए नेक्स्ट ओवर में। झूठ नहीं बोलने का। मतलब कैसे खेलता है, मतलब कुछ कुछ लोग होता है ऐसे खेलता है, पूरा ओवर टुकाएगा, लास्ट बॉल में रन लेगा। मेरे जैसा आदमी बोलता है हाँ दौड़ दौड़ दौड़, फिर जाके क्रीज में खड़ा हो जाता है, भाई मार इसको आउट कर साला को। बस हम यही बोल रहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग मारवाड़ी लोग ना थोड़ा सा बस सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है सब अपना बटोर लो। किसके ऊपर? किसके ऊपर? अपने ऊपर। हाँ, अभी तुमको कैसे पता? ओ आगे उड़ाएगा क्या? चलो कोई बात नहीं, बीवी इस टॉपिक पर भी कभी आएंगे। अभी YouTube पे चल रहा है इसीलिए नहीं आ रहे हैं, जिस दिन ऐप में चलेगा उस दिन आएंगे। कट नहीं कर सकते। फिर तुम लोग मेरे को अलग अलग दिन ब्लैकमेल करेगा, बताइए नहीं तो वीडियो भेजे। ठीक है, देखो क्या कोइंसिडेंस है, बात लाइबिलिटी का चल रहा है, एग्जाम्पल में बीवी आया। अरे मतलब ऐसी कोइंसिडेंस। मजाक कर रहे, मजाक कर रहे। हाँ हाँ, अरे मतलब कोइंसिडेंस बोले हम, ये थोड़ी बोले ये और वो मैच करता है। चलो चुप, तेरा सब आवाज इस पे सुनाई देता है। तुम जब बोलेगा हमको बंद करना पड़ेगा। लायबिलिटी पर बात कर रहे थे तो बच्चा बोला सर ऑब्लिगेशन, जिसके लिए हमको फ्यूचर में पेमेंट्स करना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन आया क्यों? कोई मनी बोरो किए होंगे, खाली मनी बोरो से ही आएगा? सर पास्ट में कुछ कांड किए होंगे और कांड करके उस समय चुकाए, हिसाब नहीं किए होंगे। लायबिलिटी बोला गया, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या ऑब्लिगेशन? अब ऑब्लिगेशन के साथ एक वर्ड ऐड करो और अच्छे से समझो। लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। Liability is a present obligation arising from a past event, and to settle the obligation an outflow of economic resources will be made in future. Will have to be made in future. To settle the obligation an outflow of economic resources will have to be made in, अगर मेरे को ये ऑब्लिगेशन खत्म करना है तो मेरे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेरे को इसको चुका कर या पेमेंट करके ही खत्म करना। हाँ, पेमेंट कैश में हो जरूरी नहीं। कुछ लाइबिलिटी होती है जिनका पेमेंट कैश में चुकाना है, कुछ लाइबिलिटी होती है जिनके अगेंस्ट गुड्स देना है, कुछ लाइबिलिटी होती है जिनके अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है, कुछ लाइबिलिटी होती है जो फ्यूचर में जाके इक्विटी में कन्वर्ट। वो बोला है कि अभी उधार ले लो पैसा, 5 साल बाद मालिक बना लेना, हमको भी पैसा वापस करने का जरूरत नहीं है, अभी इंटरेस्ट देते रहो 5 साल और 5 साल बाद मेरे को मालिक बना लेना तुम्हारे साथ। तो ये इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लायबिलिटी का सेटलमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट कैसे भी हो मेरे को फ्यूचर में आउटफ्लो करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो आज के दिन एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पास्ट में हमने कोई ऐसा इवेंट कर रखा है। कैसा इवेंट? जहां पर हमने किसी से कुछ बेनिफिट लिया है बट उसका सेटलमेंट नहीं किया है। तो क्योंकि बेनिफिट लिया हुआ है, सेटलमेंट नहीं किया हुआ है, अब सेटलमेंट करने के लिए मेरे को फ्यूचर में आउटफ्लो करना पड़ेगा। मैंने हर्ष से 10,000 रुपए का गुड्स खरीद रखा है। जब गुड्स खरीदा था तब पेमेंट नहीं किया था। क्या आज के दिन हर्ष को जो पैसा देना है दैट इज अ लायबिलिटी? यस। मैंने हर्ष से 10,000 रुपया का लोन ले रखा है, अभी तक चुकाया नहीं है, चुकाना बाकी है। क्या ये लोन लेना इज अ लायबिलिटी? यस। मैंने हर्ष से ना 50,000 रुपया एडवांस ले रखा है, उसको गुड्स देना है। गुड्स, वो मेरा कस्टमर है, बोला भैया मेरे को ये गुड्स चाहिए, मैं बोला 50,000 एडवांस रख के जा, 7 दिन में आके गुड्स ले जाना।
एडवांस ले सकते हैं। अब मैंने एडवांस ले रखा है फ्यूचर में गुड्स सप्लाई करने के लिए, क्या आज के दिन ये मेरा लायबिलिटी है? क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है, मेरे को इसको फ्यूचर में गुड्स सप्लाई करना पड़ेगा। हर्ष मेरे को सर्विस प्रोवाइड किया, मैंने उसका पैसा नहीं दिया। मान ले ये एसी रिपेयर करता है, मान ले बोला हम सर्विस प्रोवाइड करता है, बोले तो पीछे लड़का लोग हंसने लग गए। हाँ, आपको समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। अरे लिटरली पीछे हंसने लग गया वो लड़का, और वो लड़का इतना लंबा है, मेरे को दिख रहा है वो हंस रहा है। गदर तक ठीक है, गदर मत करना यहाँ पे। तुम गदर करेगा तो हम लोग को, हम इस बार गदर देख नहीं पाए, बट सुने वो उठाने वाला था बट उठाया नहीं। हाँ, बट वो एकदम वो क्लाइमेक्स में था क्या? बीच में था। मतलब तुम लोग मूवी वूवी देख रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दो अब। मैंने हर्ष से सर्विस ले रखा है, ये आया एसी रिपेयर करके गया, इसका 5,000 रुपया पेमेंट करना था, मैं बोला 7 दिन में पेमेंट करूंगा। क्या यस, हर्ष से सर्विस ले रखा है, पैसा नहीं चुकाया, क्या ये मेरे लिए ऑब्लिगेशन है? और इस ऑब्लिगेशन को अगर सल्टाना है तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी मेरी लायबिलिटी है। तो कोई भी ऑब्लिगेशन जो एट प्रेजेंट आपके ऊपर एग्जिस्ट करता है, जहां पे आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू पे, उस ऑब्लिगेशन को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लूं तो क्रेडिटर जिनसे हमने उधार में माल खरीद रखा है, लेंडर जिनसे हमने लोन ले रखा है, बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट कर रखा है, कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, कोई जैसे तुमसे मैंने फीस ले रखी है, क्या तुमसे मैंने फीस ले रखी है उसके अगेंस्ट कोई वादा है? सर पढ़ाएंगे आप 6 महीना, आप अकाउंट्स पढ़ा के देंगे हम लोगों को सीए इंटर का। क्या मैं इस पैसे को, जो मैंने तुमसे पैसा लिया है, मैं इसको एडवांस बोलूं, एडवांस, और इस एडवांस के अगेंस्ट मेरे को फ्यूचर में सर्विस देना है, जब तक सर्विस नहीं देंगे मेरा ऑब्लिगेशन खत्म, तो ये एडवांस भी मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे को इसके अगेंस्ट फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा। ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं लायबिलिटी के। तो लायबिलिटी वर्ड को अगर डिफाइन करें तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। अब मैं तेरे को एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम बताना लायबिलिटी है या नहीं। हर्ष सप्लायर है गुड्स का जो हम लोग डील करते हैं, रॉ मटेरियल्स। हर्ष सप्लायर है गुड्स का, मैंने हर्ष को ऑर्डर दे रखा है ₹1,00,000 के गुड्स का, ऑर्डर दे रखा है, और उसको बोल रखा है कि तुम ये गुड्स सप्लाई कर देना मेरे को। क्या मैंने अभी 31 मार्च तक ऑर्डर दिया हुआ है, वो माल बना के रेडी नहीं किया, मेरे को सप्लाई नहीं किया, क्या मैं अभी बोल सकता हूं कि हर्ष को जो ₹1,00,000 देना है वो मेरी लायबिलिटी है? क्यों? ओके, तो तुम लोग बोल रहे हो सर ये अभी लायबिलिटी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट डेट पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। सर अभी ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। फ्यूचर मतलब जब वो माल सप्लाई करेगा तभी सर आपको पैसा देने का बात आएगा, जब तक वो माल सप्लाई नहीं करेगा आपको कुछ देने का दरकार। यानी तुम लोग बोलना चाहता है सर ऑब्लिगेशन अगर फ्यूचर का हो तो वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। बिल्कुल सही। लायबिलिटी किसी ऑब्लिगेशन को तभी बोलेंगे जब वो चिंता आज एग्जिस्ट करता हो। जो चिंता अभी तक आया नहीं है, आएगा, उसको हम लोग लायबिलिटी नहीं बोलते। एग्जाम्पल, मैंने एक बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, 50 लाख रुपए की लिमिट ले रखी है, अभी तक मैंने उस ओवरड्राफ्ट का कोई पैसा यूज नहीं किया है, क्या ये लिमिट लेना इज अ लायबिलिटी? नो सर, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, क्योंकि आपने ऐसा कोई कांड ही नहीं किया जिसके कारण आज आपके ऊपर कोई चिंता बैठा हुआ है। अगर सर आज देखेंगे कि उसको चुकाना है, कुछ नहीं चुकाना है सर, मैंने उससे उधार लिया ही नहीं, बस बात कर रखी है भाई जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, बट अभी तक वैसा जरूरत आया नहीं है, तो आज के दिन वो बैंक ओवरड्राफ्ट का लिमिट मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है। तो कोई भी चीज को लायबिलिटी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका चीज है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना। जब हम लोग लायबिलिटी का रिकॉग्निशन का बात करेंगे तो मैं पहले ही बोलूंगा देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इफ देयर इज नो ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग एट द प्रेजेंट, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी।
मैंने बैंक से एक लोन लिया है 5 लाख का, 10 साल बाद चुकाना है, 10 साल बाद, 10 साल बाद पेमेंट करना है, क्या वो लायबिलिटी है? पेमेंट तो 10 साल बाद करना है। सर चिंता तो एग्जिस्ट करता है ना सर, लोन लेते ही आपके ऊपर वो आ गया ऑब्लिगेशन कि आपको फ्यूचर में चुकाना। अब चुकाना साल भर, 2 साल बाद, 10 साल बाद हो, उससे कोई मतलब। ऑब्लिगेशन आज होना चाहिए, चुकाना आज हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। मैंने इससे गुड्स खरीद लिया, पेमेंट 3 महीने बाद करना है। सर गुड्स खरीद लिया ना सर, चिंता आ चुकी है, अब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो ये ऑब्लिगेशन आपके माथे से खत्म नहीं होगा। लोन ले लिया, चुकाना भलाई 10 साल बाद हो, वो लायबिलिटी आज से ही शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने सामने वाले से पैसा ले लिया है, तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू पे। ये सारी बातें समझ में आती है आपको मैं क्या बोला? ये बताना मेरा ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, ऑब्लिगेशन है या नहीं, लायबिलिटी है या नहीं। मान लो मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी हूं, सैमसंग एग्जांपल लेते हैं। सैमसंग कस्टमर को मोबाइल फोन बेचती है, और मोबाइल फोन के साथ साथ, मोबाइल फोन बेचने के साथ साथ एक प्रॉमिस करती है, अगर 1 साल में आपके मोबाइल फोन में कोई भी डिफेक्ट आया, आप चिंता मत कीजिएगा, आप हमारे पास आइएगा, हम आपको फ्री में वो डिफेक्ट ठीक करके देंगे। वारंटी बोलते हैं, वारंटी। मैंने कस्टमर को, हर्ष आया, हर्ष को मैंने एक फोल्ड, वो जो सैमसंग फोल्ड है वो बेचा, आज बेचा। मेरे को बताना ये वारंटी का ऑब्लिगेशन, जो मैंने इसको वारंटी का वादा किया है, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या फ्यूचर ऑब्लिगेशन है? तब तो फिर लोन में भी राम, जब 10 साल आएगा तब पेमेंट करेंगे। सर जिस दिन माल बेचा उसी दिन वो चिंता आ गया कि आपको, अगर वो कल भी आएगा तो आपको उसको करके देना पड़ेगा। तो जिस दिन माल बेचा उसी दिन वारंटी का ऑब्लिगेशन सर पे चढ़ गया है। अगर वारंटी का ऑब्लिगेशन सर पे आ चुका है तो मैं उसको लायबिलिटी बोल के रिकॉग्नाइज करूंगा। हाँ, इन लायबिलिटीज को हम लोग ना प्रोविजन बनाते, क्या बनाते, इस पर बात करेंगे अलग से। प्रोविजन लायबिलिटी के साथ आएगा, बट ये लायबिलिटी है, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसको मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए। पहले बताइए ये सब बात समझ में आता है? एक ये एग्जाम्पल दो, बताओ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि नहीं। मैं एक एयरप्लेन मतलब वो जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती है उसको ऑपरेट करने वाली कंपनी हूं, इंडिगो, ठीक। डीजीसीए जो एयरक्राफ्ट अथॉरिटी है, जो ये एयरपोर्ट का सारा काम देखती है, उसका एक रूल है कि हर 5 साल में जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स है उनको अपना एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करा के मेजर ओवरहॉल कराना पड़ेगा। ये जरूरी है पैसेंजर सेफ्टी के लिए। अभी रिसेंट में स्पाइस जेट में तुम लोग देखा होगा, बहुत सारा नाम खराब हुआ स्पाइस जेट का। प्लेन उड़ रहा है, अचानक से विंग बंद हो गया, फैन बंद हो गया, बोला खिड़की टूट गया। फिर प्लेन चल रहा है, अचानक से रास्ते में पता चला कि भाई कुछ है ही नहीं प्लेन के अंदर जो होना चाहिए था। अलग टाइप का, मतलब उस समय होता है ना, बस अब तो जाने वाले हैं, बस जिंदगी, हनुमान चालीसा जो पढ़ना है सब पढ़ लो एक बार में। ये स्पाइस जेट के साथ हुआ था इन डेज में, अगर आपने सुना होगा। मान लो मैं इंडिगो हूं, हमने 3 साल पहले ऐसा एक ओवरहॉल और इंस्पेक्शन करवा रखा है, और डीजीसीए का गाइडलाइन है कि मेरे को हर 5 साल में ये करवाना पड़ेगा, नहीं करवाएंगे तो एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकते हम। क्या 3 साल अभी खत्म हुआ है, क्या मैं बोलूं मेरे ऊपर आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मेरे को ये करवाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सर अभी भी 2 साल बाकी है, आप 2 साल मजे से चला सकते हैं, 2 साल खत्म होगा तब आपके ऊपर आएगा। हो सकता है सर 2 साल के बीच में इंडिगो अपना बिजनेस बेच के ही चला जाए, तो अगर बिजनेस बेच के ही चला गया तो क्या उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आएगा जिसके अगेंस्ट पेमेंट करना है? नहीं। तो सर अभी वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि 5 साल बाद आपके ऊपर करवाने का ऑब्लिगेशन आएगा। तो अगर 5 साल बाद आएगा और अभी 3 साल बीता है तो अभी हमको कोई लायबिलिटी लिखने का जरूरत नहीं। हाँ, जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो गया फ्रॉम द लास्ट इंस्पेक्शन, हमको ये लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो मैं आगे ऑपरेट नहीं कर सकता। मतलब मेरा गोइंग कंसर्न ही खत्म हो जाएगा अगर हम ये ओवरऑल नहीं कराएंगे। तो हमको ये लायबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि हमको ये करवाना पड़ेगा।
तो आपको सबसे पहले कोई भी चीज को लाइबिलिटी बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को सिंपली डिफाइन किया ऐसा ऑब्लिगेशन जिसमें एंटिटी के पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू पे। मतलब आपने सब कर्मकांड कर दिया है, अब अगर आपको ऑब्लिगेशन खत्म करना है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको पेमेंट ही करना पड़ेगा। क्या लायबिलिटी किसको बोलते हैं वो बात क्लियर है? नेक्स्ट क्लास लिखेंगे, जाओ आज के लिए सिर्फ इतना ही। वारंटी का ओनरशिप से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। वो हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म में चले गए थे कि भला ही लास्ट में आए, बट कंट्रोल तो मेरे पास आज ही आ गया ना एसेट का। और हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं जब कंट्रोल आ जाता है, ना कि तब जब ओनरशिप आता है। अरे बाबा थैंक यू। क्या है तुम हाथ से बनाया है? अरे वाह, अरे तो खा के जा। मना है, कहाँ है? तो हम लोग को खिला खिला के बिल्कुल होगा, इंडियन आएगा।